गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक से बात करेंगे, दैट इज़ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, सपोज दैट कि आप 10 मंजिल की कोई बिल्डिंग बना रहे हो या कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाते हो या रोड बनाते हो या रेलवे ट्रैक बनाते हो, तो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर निकल के आ जाता है। बिकॉज पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा सॉइल पे डिपेंड होता है, क्योंकि आपने जो भी स्ट्रक्चर बनाया उसका लोड कहाँ ट्रांसफ़र होता है, सबसे पहले फुटिंग में जाता है, फाउंडेशन में जाता है, और फाउंडेशन अपने लोड को ट्रांसमिट कर देता है किसके अंदर, ग्राउंड पे। और लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है और डीपर स्ट्रेटा तक जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी सैलो फाउंडेशन है या डीप फाउंडेशन है। ठीक, जब हम डील करेंगे सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से चीज़ों के बारे में डील करेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को हम लोग चेक कर लें, अगर वो उसमें मजबूत है या स्ट्रांग है, अगर शेयर में फेल नहीं हुआ, तो समझ लेना कि हमारा स्ट्रक्चर बच जाएगा। बिकॉज ऑफ पूरा स्ट्रक्चर का लोड जो होता है वो सॉइल या फुटिंग पे निकल के जाता है। तो अगर मान लिया सॉइल फेल की, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। इसलिए सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ होती है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है। तो कहीं पे भी कोई अगर बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसके पहले उसकी शेयर स्ट्रेंथ जरूर चेक की जाती है। बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि लिक्विड लिमिट भी निकालते हो, प्लास्टिक लिमिट भी निकालते हो, वो सारे टेस्ट भी करते हो। उसके अलावा कंसोलिडेशन टेस्ट भी करते हैं हम लोग हैं कि किस रेट से उसका सेटलमेंट होता है, कितना सेटलमेंट हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब देखो, सॉइल अगर मान ले सेटल भी किया, मान ले ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को अगर आपने ऐसे वर्टिकली थोड़ा बहुत सेटल हुआ तो देयर में भी नॉट एनी प्रॉब्लम। बट अगर सॉइल नीचे की शेयर में फेल ही कर गई तो स्ट्रक्चर हो सकता है कि ऐसे कोलैप्स हो जाए, इधर की डायरेक्शन में कोलैप्स आ जाए, तो इस वजह से बिल्डिंग गिर सकती है। तो वो कोलैप्स उसको हम लोग बोलते हैं। इसलिए सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सॉइल जो फेल करती है वो आपकी फेल करती है शेयर में। अब ये शेयर क्या होता है, शो में पढ़ा होगा। शेयर कुछ भी नहीं होता है, दो परतों के बीच में जो भी स्लाइडिंग होती है उसे बोलते हैं शेयर। जैसे ये दो परतें हैं, अगर ये इस तरीके से मैंने इसको रखा, अगर मेरा इस तरीके से इस पर स्लाइड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड शेयर। अगर मैं इसको देखूं तो इसको बोलते हैं शेयर, इसको बोलते हैं शेयर। इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। तो सॉइल क्या होता है कि जो दो परतें सॉइल की होती हैं आपस में स्लाइड कर जाती हैं, तो इस वजह से आपका शेयर फेल्योर अकर होता है। ठीक, चल, तो इसको बोलते हैं हम लोग शेयर फेल्योर। तो सॉइल का टेंशन में खींचो, चाहे उसको कंप्रेस करो, उसमें वो फेल नहीं करती और सॉइल क्रश भी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन सॉइल किस में फेल होती है, शेयर में फेल करती है। मतलब जैसे लोड लगाओगे स्लिप कर जाएगी, तो इसको बोलते हैं शेयर फेल्योर बोलते हैं। तो इसमें इसका खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। चाहे आप कंप्रेशन लोड कितना लगाओ, चाहे कितना भी टेंशन लगाओ, कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। मतलब वो उसमें फेल नहीं करती है। तो मतलब सॉइल को हमें किस में देखना पड़ेगा, शेयर। इसीलिए हम लोग डील करते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। कभी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल नहीं सुना होगा, कभी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल नहीं सुना होगा। किसकी बात करते हैं, शेयर में, क्योंकि शेयर में वो क्या करता है, फेल करता है। बट आप सोम में जाइए, सोम में आपने देखा होगा कि जब हम लोग स्टील की बात करते हैं तो देखा होगा स्टील में क्या होता है कि वो टेंसाइल में मजबूत होता है। उसके अलावा आपने आरसीसी को देखा होगा, आरसीसी किस में मजबूत होता है, आरसीसी आपका कंप्रेसिव लोड में मजबूत होता है इन कंप्रेशन। बट वही आरसीसी टेंशन में खींच दोगे तो वो क्या होता है, फेल कर जाता है। तो हर किसी का स्ट्रेंथ आपने देखा होगा अलग अलग रहती है। जैसे आपने देखा होगा टिम्बर, टिम्बर में अगर उसको हमने देखा अगर टेंशन में खींचते हैं तो वो टूटता नहीं है। तो इसका मतलब है जो टिम्बर होता है उसकी टेंसाइल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा निकल के आती है। तो हर किसी की अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, बिकॉज ऑफ उसके फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। फॉर्मेशन का मतलब ये है कि उसका केमिकल कंपोजिशन किस तरीके से बना होगा उस पर डिपेंड कर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सॉइल का फॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से हुआ, स्टील का फॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से हुआ, टिम्बर का जो फॉर्मेशन हुआ या लकड़ी का जो फॉर्मेशन होता है वो अलग तरीके से होता है। तो फॉर्मेशन पे डिपेंड कर जाता है कि उसका फेल्योर कैसे होगा। ओके, तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को डील करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि शेयर स्ट्रेंथ आती कैसे है। शेयर स्ट्रेंथ सॉइल में कैसे आती है, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो सॉइल में उसका फ्रिक्शन होता है। मान लिया कि सॉइल आपकी जैसे एक तो क्लेई सॉइल भी हो सकती है, सैंडी सॉइल भी हो सकती है, और
सिल्टी सॉइल भी हो सकती है, जिसमें कुछ मात्रा सैंड की भी होगी, कुछ मात्रा क्ले की भी होगी, उसको बोल देते हैं सिल्टी सैंड भी बोल सकते हो। मतलब सिल्ट में कुछ ना कुछ कोहेसन होता है, फाइन सिल्ट में, कोर सिल्ट में कोहेसन नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, कोर सिल्ट में कोहेसन नहीं होता है, किस में होता है, फाइन सिल्ट में कोहेसन होता है। चल, उसके बाद में अगर हम बात करें तो वहाँ पे होता क्या है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ उसकी कोहेसन के कारण होती है। बिकॉज दो परतों के बीच में कोहेसन का मतलब क्या होता है, कोहेसन का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसन। तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जब फोर्स लगता है या सेम ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं कोहेसन, जिसको हिंदी में ससंजक बल बोलते हैं। एडहेसन का मतलब ये होता है कि दो डिफरेंट बॉडी, मान लिया एक आपकी ग्लास है, दूसरी मान लेते हैं वाटर है, तो उसको बोलते हैं एडहेसन बोलते हैं। तो आपने कैपिलरी में पढ़ा होगा कोहेसन और एडहेसन बोथ होता है, तब उसमें चीज़ें निकल के आती हैं। और सरफेस टेंशन में सिर्फ कोहेसन होता है, ठीक है। बट होता सरफेस टेंशन में भी कोहेसन और एडहेसन है, बट कोहेसन मोर निकल के आता है, कोहेसन का जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा निकल के आते हैं एडहेसन से, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि सरफेस टेंशन का जो प्रोसेस होता है वो ड्यू टू कोहेसन होता है। बट होते दोनों हैं, डोमिनेंट कौन सा ज़्यादा होता है, कोहेसन होता है। अब आते हैं कैपिलरी में, कैपिलरी में दोनों होता है, कौन कौन सा, आपका एडहेसन भी होता है और कोहेसन भी होता है, दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते रहते हैं। डील करेंगे कभी तो बताएंगे आपको क्या होता है। चल, तो ये सारी कहानी होती है। तो मैंने क्या आपको बताया कि जो कोहेसन होता है वो सॉइल में होता है। तो जैसे मान लिया क्लेई सॉइल है तो सेम मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसन होता है। अब कोहेसन जो होता है दो तरीके का होता है, एक तो ट्रू कोहेसन होता है, एक अपरेंट कोहेसन भी होता है। दोनों के बारे में अभी हम फर्दर डील करेंगे। ये तो आपको बता दिया अगर कोई क्लेई सॉइल है जब कोहेसन आएगा, बाकी आपको पता है कि सैंडी सॉइल में कोहेसन नहीं होता है। दूसरी बात अगर हम करें, दूसरा हमारा आता है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में भी दो तरीके से उसमें होता है, एक तो फ्रिक्शन होता है, आपस में फ्रिक्शन होता है, मतलब एक दूसरे से स्लाइड करने में जो फ्रिक्शन लगता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक। दूसरा आपका वहाँ पे आता है, दूसरा आपका इंटरलॉकिंग होती है। तो जो सैंड पार्टिकल की आपस में इंटरलॉकिंग होती है उसकी वजह से भी शेयर स्ट्रेंथ निकल के आती है। तो सारे पैरामीटर को हम समझते हैं एक बार। शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है उसको देखेंगे, शेयर स्ट्रेंथ का क्या कारण होता है, क्या उसके पीछे मैकेनिज्म होती है उसको हम लोग देखेंगे। तो सारी चीज़ें हम एक एक करके डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। जो भी चैप्टर है आपका, दिस इज चैप्टर नंबर 8, जो भी हो, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चल सबसे पहले मैं हेडिंग लिखता हूँ यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ। अब जो भी कहानी बताई उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है। दिस इज शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज द shear strength of the shear strength of the soil. Shear strength of the soil is the resistance offered by soil grains against shear deformation, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, shear strength of the soil is the resistance offered by soil grains, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं अगेंस्ट शेयर डिफॉर्मेशन। तो शेयर डिफॉर्मेशन के खिलाफ जो रेजिस्टेंस निकल के आता है, दिस इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेंथ। ओके, चल नेक्स्ट है, दूसरी बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सॉइल लोडेड इन कंप्रेशन, सॉइल लोडेड इन compression,
soil loaded in compression fails due to shear, not due to crushing of पार्टिकल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पे सारी चीजें होती हैं। इसका मतलब यह सॉइल को जब हम लोड करते हैं तो सॉइल में जब हम कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, कैसा लगाते हैं? कंप्रेसिव। जो भी बिल्डिंग का लोड होता है ज़्यादातर कंप्रेसिव जाता है। अगर मान लो ऊपर की कोई बिल्डिंग है, नीचे सॉइल मास है, तो कंप्रेसिव लोड ही जाएगा। तो सॉइल लोडेड इन कंप्रेशन फेल्स ड्यू टू शियर, नॉट ड्यू टू क्रशिंग ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल क्रश नहीं होते हैं, पार्टिकल में स्लाइडिंग हो जाती है एक परत के ऊपर, इस वजह से वो क्या कर जाता है? फेल कर जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कह रहा है बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बियरिंग कैपेसिटी कॉमा स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप कॉमा अर्थ प्रेशर will depends upon shear strength of the soil, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी हो सॉइल की, बियरिंग कैपेसिटी उस कैपेसिटी को बोलते हैं, वो मैक्सिमम कैपेसिटी जो सॉइल के जो फुटिंग के बेस पे डेवलप होती है, जिसको हम लोग बियरिंग प्रेशर भी बोलते हैं, वो जो कैपेसिटी है सॉइल की, जो बियरिंग कैपेसिटी है सॉइल की, मतलब उसको जो बियर करने की क्षमता होती है उसको बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी। तो बियरिंग कैपेसिटी भी जो सॉइल की होती है वो भी डिपेंड करती है किसके ऊपर? शियर स्ट्रेंथ पे। और ये सारी चीजें अगले चैप्टर में आएंगी, जब हम लोग फाउंडेशन पढ़ेंगे तो वहां पे बियरिंग कैपेसिटी का टर्म आता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप को बताना चाहता हूं कि जैसे आपने देखा होगा जो लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन वगैरह होता है, उसका मुख्य कारण होता है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। तो वहां पे होता क्या है कि जो सॉइल की स्ट्रेंथ होती है वो पानी बरसात की वजह से क्या होती है? कम हो जाती है, या स्लोप की वजह से कम हो जाती है। इंक्लाइंड होने की वजह से उसका वेट का कंपोनेंट W sin थीटा काम करने लग जाता है कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे जब कोई रहता है बॉडी तो उस पर W sin थीटा का एक फोर्स लगता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप पे वहाँ पे एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सॉइल का क्या होता है? स्लाइडिंग होने लग जाता है, जिसको हिंदी में भूस्खलन बोलते हैं। वो कहाँ पे होता है? ज़्यादातर माउंटेन रीजन में होता है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ऐसी जगह पे खूब होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप भी जो है वो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ पे वो क्या करता है? डिपेंड करता है। कैसे होता है मैं बता दूंगा एक बार। अर्थ प्रेशर, सॉइल का जो अर्थ का प्रेशर होता है, अर्थ का मतलब होता है जैसे उसका सॉइल मास हो गया, और वो एक प्रेशर एग्जर्ट करती है। वो एक्टिव भी हो सकता है, वो पैसिव भी हो सकता है, अगले चैप्टर में देखेंगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे? डिपेंड्स अपॉन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ओके, चल फिर आगे समझते हैं। अगली कहानी है मैकेनिज्म ऑफ शियर रेजिस्टेंस based on two things। पहला है, देखो कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है शियर स्ट्रेंथ आने के, उसके कारण देखते हैं। तो पहला पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे, पहला ए पॉइंट इधर है, दैट इज फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ। धीरे धीरे डील करेंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट बहुत इजीली समझ में आएगा। फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ, और दूसरा आता है बी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोहेसिव स्ट्रेंथ, जो कि कोहेसन के कारण आती है। कोहेसिव स्ट्रेंथ,
ओके चल, अब ये फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ कैसे आती है उसको देखते हैं। फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ को अगर मैं मेंशन करूं, दिस इज फ्रिक्शन बिटवीन particles due to ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ड्यू टू स्लाइडिंग एंड रोलिंग, और ये आपको अकर मिलेगा कहाँ पे, सैंड और ग्रेवल में। तो ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, सैंड एंड ग्रेवल में। जो भी आपकी ग्रेनुलर सॉइल होगी उसमें ये सारी चीजें क्या होती हैं, अकर होती है। तो उसमें स्लाइडिंग भी दिख जाएगी, आपको रोलिंग भी दिख जाएगी। ओके चल ठीक है, यहाँ पे सिल्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज सिल्ट, सिल्ट में जो कोर्स सिल्ट आएगा उसको लिख सकते हैं। ओके चल, कैसे होता है, सपोज दैट ये पार्टिकल मैंने यहाँ पे बनाया, ये ग्रेनुलर पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है, ये पार्टिकल मैंने यहाँ पे आपके बना दिए। ठीक चल, इस पे लोडिंग कोई आ रहा है, नॉर्मल फोर्स इस पे लगेगा, इस तरीके से लोड लगता है। तो इस वजह से होता क्या, इसमें जो स्लाइडिंग होती है इस डायरेक्शन में, इनके बीच में फ्रिक्शन मान लेते हैं कि मैं मान लेता हूँ, इसके बीच में फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। जैसे आपने पढ़ा होगा किसी भी मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है म्यू इंटू एन। एन क्या है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन नॉर्मल रिएक्शन। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो इसको फ्रिक्शन कब बोलते हैं, देखो कई सारी डेफिनेशन होते हैं। जब दो सॉलिड बॉडी के बीच में कोई फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, दो सॉलिड बॉडी के बीच में जो रेजिस्टेंस निकल के आता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। एक सॉलिड बॉडी हो, एक लिक्विड हो, तो उसको बोलते हैं ड्रैग। और जब दोनों लिक्विड बॉडी हो, उनके बीच में कहीं स्लाइडिंग होती है तो उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो तीनों में डिफरेंस है, बट डिफरेंस किसका है, देखो हर जगह अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम होता है। अगर दो लिक्विड के बीच में, दो लिक्विड परतों के बीच में अगर स्लाइडिंग होता है तो उसको आप क्या बोल देते हो, विस्कोसिटी बोलते हो। क्या बोलते हो, विस्कोसिटी बोलते हो। लेकिन एक सॉलिड बॉडी होती है और एक आपकी लिक्विड होती है। सपोज दैट कि एक मान लिया मैं एक स्पेरिकल बॉडी है, उसको मैं पानी में ऐसे डिप करता हूँ, उसको गिराता हूँ फ्रीली, तो आपने उसको क्या बोला था, ड्रैग फोर्स बोला था। एफएम में भी पढ़ते हो, एनवायरनमेंट में भी पढ़ते हो, जब फ्लक्युलेंट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ड्रैग फोर्स का फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, 1/2 CD रो ए वी स्क्वायर करके निकल के आता है। तो ड्रैग कब बोलते हैं, ड्रैग तब बोलते हैं जब आपका एक बॉडी सॉलिड हो, दूसरा क्या हो, लिक्विड हो, तो उसे बोलते हैं ड्रैग। दूसरा जो अगला तीसरा था, तीसरा मैंने बताया कि आप एक निकल के आता है फ्रिक्शन। दो सॉलिड बॉडी के बीच में हमेशा उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो कहीं मीडियम चेंज हो जाएगा, बाकी सबका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है। तो कई बार आपको पता नहीं होता कि यार ड्रैग क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है। बेसिक डिफरेंस मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। अब आप हर जगह सोच सकते हो कि ड्रैग क्यों इसको बोल रहे थे, जब एफएम पढ़ना तो वहाँ पे बात करेंगे। ओके चल, तो ये बात हो गई, यहाँ पे मैंने इसके बारे में यहाँ पे डील किया। तो जैसे आपने देखा होगा, इसको मैं समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। तो इस पे नॉर्मल फोर्स की वजह से, सपोज दैट ये किसी प्लेन पे मैं रख देता हूँ, तो ये इस पे पी लोड लग रहा है, नीचे से नॉर्मल रिएक्शन निकल के आएगा एन। इस चीज़ को समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये ब्लॉक है, इसको इस पे रखो, ये थोड़ा रफ सरफेस है, स्मूथ नहीं है, ठीक है। और इस पे सॉइल का ये देखो वेट, ये कोई बॉडी है जिसका वेट W नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है, W वेट नीचे की तरफ काम करेगा, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन निकल के आएगा N ऊपर की तरफ निकल के आएगा, N ऊपर की तरफ, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। और इस पे कोई फोर्स अगर मान ले P, आपने इसको स्लाइड कर रहे हो इधर की तरफ, तो आप क्या देखोगे, जो ये ब्लॉक दिख रहा है ना, ब्लॉक और जो ये सरफेस है, इसके बीच में फ्रिक्शन काम करेगा, इसके बीच में फ्रिक्शन काम करेगा। तो जिसकी वजह से ये जो इसको बैलेंस करने के लिए आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू इंटू एन बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ वही चीज़ क्या है, सेम यहाँ पे। तो ये जो म्यू इंटू एन का कंपोनेंट आ रहा है, ये इसको प्रोवाइड करता है क्या, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है।
तो जो फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ आती है वो इसके कारण आती है म्यू इंटू एन की वजह से। सेम सॉइल में भी आता है, इनके बीच में आपस में कांटेक्ट रहता है ना, इस वजह से इनके बीच में जब स्लाइडिंग होती है तो ये रजिस्ट करता है म्यू इंटू एन का फैक्टर। सॉइल का खुद का वेट भी काम कर रहा होगा तो वो कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा एन। तो एन है नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, जिस ऊपर से या तो वेट आ रहा होगा प्लस सॉइल का वेट होगा, उसके बराबर आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो सेम कहानी यहाँ पे होती है जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। तो ये मैकेनिक्स का पार्ट है। तो बैलेंस करते हो तो P बराबर म्यू एन लिख सकते हो, एन बराबर डब्ल्यू लिख सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, चल दूसरा पॉइंट मैं मेंशन करता हूँ। अगला पॉइंट यहाँ पे, अभी इसका एक और पॉइंट है जिसको मैं मेंशन कर देता हूँ। पहले मैं ऊपर का रफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, तो मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने कॉपी कर ली, नहीं की है तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलो इस पॉइंट को ऊपर मैं मेंशन कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है। दूसरा है इसी पॉइंट के बाद में दूसरा पॉइंट ये आता है, ड्यू टू मैकेनिकल इंटरलॉकिंग बिटवीन particles gravel and dense sand। तो आपको मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, मैकेनिकल नाम ये पड़ता है, कोई केमिकल प्रोसेस तो होता नहीं है। मैकेनिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके बीच में फिजिकल फोर्स काम करते हैं। फिजिकल फोर्स का मतलब मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, मतलब एक ये पार्टिकल मान लो, एक ये पार्टिकल मान लो, दोनों आपस में क्या करते हैं, इस तरीके से बंध जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। तो इस इंटरलॉकिंग, जैसे आपने इंटरलॉकिंग देखा होगा गांव में, जब कोई रोड बनती है तो वो डमरू जैसा शेप के इंटरलॉकिंग लगाई जाती है, तो वो भी क्या होता है, एक दूसरे से फंसे रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग। तो उसको क्या बोलते हैं, जकड़ जाना। इंटरलॉकिंग का मतलब होता है जकड़ना। तो सेम यहाँ पे पार्टिकल क्या होते हैं, आपस में जकड़ जाते हैं। तो इसके कारण भी क्या होती है, स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर ये जकड़े रहेंगे और लोड आएगा तो ये इतनी जल्दी हटेंगे नहीं बाहर, तो इस वजह से भी इसकी क्या निकल के आती है, शियर स्ट्रेंथ निकल के आती है। तो एक तो फ्रिक्शन आपस में काम कर रहा था, दूसरा इंटरलॉकिंग काम कर रही थी। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा कि बताओ सैंड के केस में जो शियर स्ट्रेंथ निकल के आती है किस कारण आती है, एक तो फ्रिक्शनल आएगा उसके बीच में, दूसरा इंटरलॉकिंग आएगी। तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स, क्वेश्चन इसमें नहीं होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर किसमें होता है, डेंस सैंड में होता है, बिकॉज पार्टिकल क्लोजर होंगे, पार्टिकल जितना क्लोजर होंगे उतनी इंटरलॉकिंग आपकी अच्छी होगी। ओके चल, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, इस बात को मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो यहाँ पे जो कंपोनेंट हमारा निकल के आता है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेंथ, देखिए ये रजिस्टिंग वैल्यू है, तो सॉइल की स्ट्रेंथ को मैं यहाँ पे एफ से डिनोट कर रहा हूँ। तो मैं एफ को लिख सकता हूँ, एफ इजकल टू, देखना एफ को लिखा जा सकता है म्यू इंटू एन। अच्छा, म्यू को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, म्यू को हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज हाउ मच, म्यू को लिखा जा सकता है tan फाई। आप जाइए मैकेनिक्स का चैप्टर जब पढ़ते थे तो वहाँ पे tan थीटा निकल के आता था। tan थीटा कैसे निकल के आएगा, इसको एक इंक्लाइन कर दीजिए, यहाँ से थीटा मान लीजिएगा, तो परपेंडिकुलर अपान क्या निकाल सकते हो, बेस। ठीक है, दो कंपोनेंट निकालोगे, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा करके, तो उससे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मान लिया पी लोड था, ये पी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में इधर पी साइन थीटा जाएगा। जब बैलेंस करोगे तो वहाँ से निकल के आ जाता है। ठीक है, अच्छा, तो tan फाई को मैं म्यू लिख सकता हूँ, ये डिफिनीशन आपकी वहाँ से आ जाएगी जो भी आपने फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ते हैं। एन यहाँ से निकल के आता है, जो सॉइल का खुद का वेट काम करता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा एन से। तो नया फार्मूला निकल के आ गया सिग्मा नॉर्मल इंटू tan फाई, तो ये बराबर हो जाता है इसके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डील करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ निकल के आती है वो किसके कारण आती है, एक तो ये नॉर्मल होता है। अब ये नॉर्मल कैसे निकालोगे, सॉइल का खुद के वेट के कारण जो आता है, गामा इंटू एच कर दोगे, वहाँ से निकल जाएगा। तो सॉइल का खुद का वेट कितना काम कर रहा है उससे हम लोग निकाल लेंगे। tan फाई आपको दिया होगा, फाई क्या है, ये इंटरनल एंगल बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स है।
तो इसके बारे में डील करेंगे। उसके बाद में मैकेनिकल इंटरलॉकिंग को समझाना है। तो मान लेते हैं कि कुछ पार्टिकल इस तरीके से अरेंज रहते हैं, इस तरीके से आपस में क्या रहती है, इंटरलॉकिंग। सैंड पार्टिकल की बात चल रही है, तो ये है आपकी इंटरलॉकिंग। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। दिस इज, इनके बीच में काफ़ी इंटरलॉकिंग है, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। पार्टिकल एक दूसरे से जकड़े हुए हैं, तो इसके कारण भी आपके क्या निकल के आती है, शियर स्ट्रेंथ निकल के आती है। चल, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग देखो, ये तो समझ में आ गया मैकेनिज्म हमको, एक तो फ्रिक्शन, दूसरा इंटरलॉकिंग, दो बातें क्लियर है। अब आते हैं कोहेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकल के आती है। अब ये कोहेसन क्या होता है, इसके बारे में डील करते हैं। तो यहाँ पे जो कोहेसन स्ट्रेंथ निकल के आती है, ये दो तरीके से निकल के आती है। तो मैं ऊपर भी रफ कर रहा हूँ ताकि मैं सारी चीज़ों को एक साथ समझा सकूँ। मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि एक साथ सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख सकूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा है कोहेसिव स्ट्रेंथ। तो मैं ऊपर से लिखूँगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ बिकॉज इससे अब कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कोहेसिव स्ट्रेंथ। एक बार ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर आगे चैप्टर में फुल्ली हमको एकदम इंजॉय कर सकते हो सॉइल को, ठीक है। बस एक बार समझ में आ जाए अच्छे से, उसके बाद में तो हम आराम करेंगे इसमें। नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन ये है कि कोहेसिव स्ट्रेंथ, दिस इज कोहेसिव स्ट्रेंथ, कोहेसिव स्ट्रेंथ। अब ये किस कारण से कोहेसिव स्ट्रेंथ आती है उसके बारे में हम लोग डील करते हैं। इसमें कोहेसिव स्ट्रेंथ आती है, पहला ट्रू कोहेसन बिटवीन पार्टिकल, ट्रू कोहेसन बिटवीन पार्टिकल, ट्रू कोहेसन बिटवीन द पार्टिकल। अब देखो, ट्रू का मतलब होता है खुद की प्रॉपर्टी होना, निजी प्रॉपर्टी होना। ट्रू तब आता है प्रॉपर्टी जब अपने खुद की कोई चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं ट्रू कोहेसन। और एक होता है अपरेंट, अपरेंट का मतलब किसी दूसरी चीज़ की वजह से आई है, अपनी खुद की वो नहीं थी। जो ट्रू कोहेसन होगा वो परमानेंट होगा, हमेशा रहता है। लेकिन जो अपरेंट कोहेसन होता है कुछ कंडीशंस की वजह से वो हट भी जाता है और आ भी जाता है, चला भी जाता है, तो वो डिपेंड कर सकता है। तो ट्रू कोहेसन अगर हम बात करें बिटवीन द पार्टिकल्स, अगर इसके बाद में बात करें तो ट्रू कोहेसन होता है किसकी किसकी वजह से, उसको मैं मेंशन करता हूँ। पहला है सीमेंटेशन। सीमेंटेशन का मतलब होता है आपस में पार्टिकल का जुड़ना। सीमेंटेशन का मतलब होता है, ये होता है ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड, ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड। कैल्शियम कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है क्या, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। कहीं पे भी कैल्शियम रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टी होती है बाइंडिंग प्रॉपर्टी। तो सीमेंटेशन, जैसे सीमेंट का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सीमेंटेशन, तो यहाँ पे भी सीमेंटेशन होता है ड्यू टू कोहेसन, जो आपस में उसका कोहेसन होता है। तो ट्रू कोहेसन का कारण होता है एक तो सीमेंटेशन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कंपाउंड वगैरह होगा तो उसकी वजह से होगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, कुछ सरफेस चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज आता है। तो क्ले सॉइल होती है, तो इसमें क्ले सॉइल में आपने देखा होगा कि सरफेस पे चार्ज रहते हैं। जैसे आपको क्ले मिनरोलॉजी जब पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था मोन्टमोरलाइट, कैओनाइट, इलाइट, उसके सरफेस पे चार्ज रहता है। तो उस सरफेस के चार्ज की वजह से भी इसमें होता है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो इसमें क्या करता है, ऐसा समझ लो ये कोई पार्टिकल्स है, ठीक है, और ये पार्टिकल के ऊपर क्या है, मान लेते हैं ये निगेटिव चार्ज से इस तरीके से है, और मान लिया कि दूसरा पार्टिकल आया उसके ऊपर पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो ये होता है सरफेस चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये आता है ट्रू कोहेसन और क्या कारण हो सकता है, प्राइमरी बैलेंस बॉन्डिंग, प्राइमरी वैलेंस
बॉन्डिंग एंड एडहेशन ओके। तो 3 कारण से इसका ट्रू कोहेसन आता है। ट्रू कोहेसन का मतलब मेरी निजी प्रॉपर्टी है, मैं इतनी जल्दी मेरी प्रॉपर्टी गायब नहीं हो सकती है। जैसे आपके पास कुछ जेनेटिक होता है, जैसे मान लिया किसी की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, जैसे मान लिया किसी माँ बाप के गुण जो बेटे में आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं निजी, उसको बोलते हैं जेनेटिक, उसको बोलते हैं ट्रू। तो ये सारी क्या चीज़ें होती हैं? ट्रू कोहेसन। लेकिन कुछ चीज़ें आप दोस्तों से सीख लेते हो, तो दोस्तों से जो सीखी हुई चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं अपरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरेंट बोलते हैं। निजी क्या होता है? जो प्रॉपर्टी जेनेटिक होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं निजी, दिस इज कॉल्ड ट्रू। तो ये होती हैं ट्रू, जिसको बोलते हैं ट्रू कोहेसन। चलो आगे बात करते हैं हम लोग अपरेंट कोहेसन की। तो बी पार्ट ऑफ डिस्कशन है अपरेंट कोहेसन। अपरेंट कोहेसन, इसको समझते हैं ये क्या है। अभी अपरेंट का मतलब होता है आभासी, कुछ समय के लिए रहेगा, कुछ प्रॉपर्टी के बाद में चेंज भी हो जाएगा। तो ड्यू टू कैसे होता है? इसका कारण होता है, पहला पॉइंट है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इन द पार्टिकल्स, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इन पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। ध्यान है, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल होती है, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। पार्शली सैचुरेटेड जो सॉइल होती है उसमें आपका कैपिलरी एक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है? अपरेंट कोहेसन होता है। तो जैसे मान लें 2 पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल हैं, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स हैं, इसके सरफेस के ऊपर मान लेते हैं कि एडजॉर्ब वाटर रहता है, इस तरीके से रहता है, तो इनके बीच में ये एडजॉर्ब वाटर है, तो यहाँ पे जो कैपिलरी एक्शन होता है दिस इज कॉल्ड सिग्मा, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। तो ये कैपिलरी एक्शन होता है 2 पार्टिकल्स के बीच में होता है। ये कब होता है? जब पार्शली सैचुरेटेड सॉइल रहती है। लेकिन अगर इसी सॉइल को आप फुल्ली सैचुरेटेड कर दोगे तो बल्किंग ऑफ सैंड वगैरह जो था ड्यू टू अपरेंट कोहेसन होता है, उसमें 4 से 5% मॉइस्चर ऐड करते हैं। अब पार्शली सैचुरेटेड सॉइल रहती है तब जाके इसमें अपरेंट कोहेसन होता है। तो 4 से 5% हम लोग ऐड करते थे इन केस ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड में देखो ऐड करते थे, ये सैंड का बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्ले में भी हो सकता है। मतलब बल्किंग ऑफ सैंड तो हालांकि सैंड में ही होता है, बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो कोहेसन की बात करूँ, अपरेंट कोहेसन आता कैसे है? तो एक तो कैपिलरी एक्शन के कारण भी इसमें क्या होता है? अपरेंट कोहेसन महसूस होता है कुछ समय के लिए। ओके, दूसरी बात है, दूसरी है फॉर सैचुरेटेड सॉइल, फॉर सैचुरेटेड सॉइल अपरेंट कोहेसन इज इक्वल टू 0। तो अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेट हो जाती है तो वहाँ पे अपरेंट कोहेसन क्या होता है? 0, बिकॉज ये जो फिल्म बनी होती है इसके चारों ओर वो टूट जाती है। जब ज़्यादा मॉइस्चर मिला दोगे, जब ज़्यादा पानी होगा तो जो कैपिलरी फिल्म सॉइल के पार्टिकल के चारों ओर बनती है वो ब्रेक हो जाती है। जब वो ब्रेक हो जाती है तो उसमें कोहेसन नहीं बचता है। इस वजह से ध्यान रखिएगा, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इन पार्शली। अब कैपिलरी होता है तो पोर वाटर प्रेशर म्यूजिकल टू माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच आता है, जिसकी वजह से सिग्मा बार की अगर मैं बात करूँ तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर लिख दो। तो पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू अगर निगेटिव आएगी तो निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो सॉइल की रहती है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, चल आगे बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो ये कहानी थी, पहले आप इसको कॉपी कर लें, उसके बाद में हम सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके डील करेंगे और सीखते जाएंगे, क्योंकि अभी ये समझना जरूरी है बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ सकते हैं। पता होना चाहिए कि किस वजह से शियर स्ट्रेंथ उसकी आती है। आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी पूरी डील करते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन ये है, कुछ एग्जाम्पल बताते हैं शियर फेल्योर के। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं।
शेयर फेल्योर के कुछ एग्जाम्पल जो कि प्रैक्टिकली आपको दिखाई पड़ेंगे उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि शेयर फेल्योर होता क्या। हालांकि इस चैप्टर में हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है डायरेक्ट शेयर। देखिए इसमें मेंस में भी क्वेश्चन 20 नंबर का हर साल आ रहा है आजकल, ठीक है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात है यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जैसे कि आपका एक तो क्या नाम है, आपका एक टेस्ट आता है वो ट्राई टेस्ट, और एक आता है डायरेक्ट शेयर टेस्ट, और एक आता है वेन शेयर टेस्ट। तो इस टॉपिक में ना पता ये जो टेस्टिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे रिजल्ट हमको यहीं से एग्जाम में फंसेंगे। और इस बार एसएससी जेईई के मेंस में जो इस बार मेंस हुआ था दिसंबर में, उसमें क्या किया, इसने पूछ लिया डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में 20 नंबर में। तो बड़ा आसान था, कुछ भी नहीं होता है, इक्विपमेंट बनाओ, उसका कुछ दिखा दो, सारी चीज़ें सिंपल इक्वेशन दिखा दो, नंबर मिल जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। चल अब एग्जाम्पल्स ऑफ शेयर फेल्योर की बात करें। एग्जाम्पल्स ऑफ शेयर फेल्योर, एग्जाम्पल्स ऑफ शेयर फेल्योर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उसको देखते हैं। पहला स्लाइडिंग, स्लाइडिंग समझते हो, खिसकना, स्लाइडिंग ऑफ शेयर, स्लाइडिंग ऑफ लैंड मास, लैंड मास जो मिट्टी खिसकती है जिसको भूस्खलन बोलते हो, लैंड मास इन इनफाइनाइट स्लोप, इन इनफाइनाइट स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप ऐसे होता है, देखो ऐसे समझ लो, ये इंक्लाइंड प्लेन है, किसी एंगल पे है, बीटा पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो सॉइल मास होगा ये वाला, ये जो सॉइल मास होता है, ठीक है, ये एंगल इधर काम करेगा, सॉइल का वेट इस तरीके से काम करेगा, ये W cos थीटा आएगा, ये रिएक्शन नॉर्मल जाएगा, ठीक है, ये W वेट था, ये एंगल थीटा, चल सॉरी इसको भी दिस एंगल आल्सो द थीटा, चल, तो ये जो W साइन थीटा निकल के आता है ना, W साइन थीटा, ये इसको पुल करता है, इधर से रेजिस्टिंग निकल के आ जाएगा म्यू इंटू एन का, ये निकल के आता है, ठीक। तो ये जो W साइन थीटा होता है क्या करता है, इस सॉइल मास को खींचता है, लेकिन ये तभी होता है जब इंक्लाइंड प्लेन पे होता है। तो ये लिखा गया इनफाइनाइट स्लोप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लेंथ है, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट स्लोप। तो इस वजह से सॉइल मास यहाँ की क्या करने लगती है, खिसकने लगती है, बट इसी को हॉरिजॉन्टल कर दोगे तब ये मिट्टी क्या होगी, नहीं खिसकेगी, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट स्लोप। तब इसमें जो फेल्योर होता है शेयर की वजह से होता है। तो दूसरा आता है फेल्योर ऑफ फाइनाइट स्लोप, फेल्योर ऑफ फाइनाइट स्लोप, फेल्योर ऑफ फाइनाइट स्लोप, बेस फेल्योर हो सकता है, बेस टो फेल्योर हो सकता है, टो फेल्योर, बेस टो फेल्योर, कॉमा फेस फेल्योर, ये सारे फेल्योर आपके हो सकते हैं। कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ। सपोज दैट ये सॉइल मास है, इस तरीके से, इस तरीके, इसको बोलते हैं फेस फेल्योर। ये सॉइल मास आपका यहाँ से जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड फेस फेल्योर। कुछ फेस की सॉइल आपकी खिसक जाएगी तो उसे बोलते हैं फेस फेल्योर, ठीक है। ये है ग्राउंड, ओके, दिस इज आल्सो ग्राउंड। ये सॉइल मास आपका भरा हुआ है, दिस इज कॉल्ड बेस फेल्योर। अगर यहाँ से फेल किया, मान लो यहीं की सॉइल स्लाइड कर गई, तो इसको बोलेंगे बेस फेल्योर। क्या बोलेंगे, बेस फेल्योर। दिस इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड टो फेल्योर। ये सारे फेल्योर होते हैं, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ, टो फेल्योर, बेस फेल्योर, सारी कहानी मैंने यहाँ पे आपको बता दी। तो क्या होता है कि यहाँ का सॉइल मास खिसक जाता है, या यहाँ का सॉइल मास खिसक जाए, या यहाँ का खिसक जाए, तो उसको नाम से पहचानते हैं। टो फेल्योर बोलना है, हील फेल्योर बोलना है, फेस बोलना है, बेस फेल्योर बोलना है, तो उस पर नाम पे नहीं जाते। चल अगला है थर्ड पॉइंट, फेल्योर ऑफ सॉइल, फेल्योर ऑफ सॉइल। एक बार समझ जाएंगे टॉपिक, फिर तो आगे स्मूथ है। फेल्योर ऑफ सॉइल बिलो अ बिल्डिंग, बिलो अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के नीचे की बात हो रही है। बिलो अ बिल्डिंग फाउंडेशन,
फाउंडेशन, जनरल शियर फेल्योर, इतने तरीके से हो सकता है। अब इसको फाउंडेशन में ही डिटेल में डील कर पाएंगे बिकॉज इसमें टाइम लगता है समझने में कि व्हाट इज जनरल, व्हाट इज पंचिंग। तो जनरल शियर फेल्योर होता है फाउंडेशन के नीचे, ठीक है, जनरल शियर फेल्योर होता है। दूसरा आपका होता है लोकल शियर फेल्योर होता है, लोकल शियर फेल्योर होता है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आपका होता है जनरल हो गया, लोकल हो गया, उसके बाद होता है दिस इज कॉल्ड पंचिंग शियर फेल्योर, पंचिंग शियर फेल्योर। पंच का मतलब होता है धंस जाना। अब ये कैसे होता है थोड़ा सा एग्जांपल दे सकता हूं मैं। सपोज दैट ये फुटिंग है, दिस इज फुटिंग, लोड लगा है कोई, तो इस तरीके से ये टिल्ट हो जाता है, मतलब ये ग्राउंड लेवल है तो थोड़ा सा इसमें टिल्टिंग आ जाता है। तो टिल्टिंग होता है तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका निकल के आता है, इस तरीके से। तो यहाँ का जो सॉइल मास होता है ना वो निकल के ऊपर चला जाता है, इसको बोलते हैं बल्जिंग। तो ये जो सॉइल मास ऊपर जाएगा ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग हैं बल्जिंग। पढ़ाएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है, बल्जिंग इसको बोलते हैं बल्जिंग। तो आपका जनरल शियर फेल्योर अकर होता है, लोकल अकर होता है, पंचिंग अकर होता है। पंचिंग डीप फाउंडेशन में अकर होता है, जनरल शियर फेल्योर जो होता है डेंस सॉइल में होता है। अभी परेशान नहीं होना है, बस इतना समझाना चाह रहा हूँ बस होता क्या है, ठीक है। बाकी हम लोग डील करेंगे, ये सारी बातें डिटेल में लिखवाएंगे जब फाउंडेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा है थ्योरी के बारे में बात करते हैं। अगला आता है मोहर्स कूलॉम्ब्स थ्योरी। तो अगला हम बात करने वाले हैं थ्योरी के बारे में। चलो आगे डील करने वाले हैं थ्योरी के बारे में। तो क्या है अगली थ्योरी हमारी है मोहर कूलॉम्ब्स थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड ऑन है, सारे पैरामीटर निकल के आएंगे आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव भी निकल के आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो हमारा हो जाता है वो आपका हो जाता है दिस इज आल्सो कॉल्ड, इसको थोड़ा सा डायग्राम को यहाँ पे इस तरीके से इसको बना सकते। बात करते हैं मोहर कूलॉम्ब्स, मोहर कूलॉम्ब्स थ्योरी फॉर शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के लिए दिया था, मोहर और कूलॉम्ब ने मिलकर दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ता है मोहर कूलॉम्ब्स थ्योरी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इस थ्योरी के बारे में डील करते हैं। सबसे पहले आगे बात करते हैं इस थ्योरी ने क्या बताया कि शियर स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड। देखिए ये थ्योरी कुछ थी नहीं, इन्होंने ये देखा, सारे रिजल्ट्स को रिलेट कराया प्रैक्टिकली, ये देखा कि सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ हो रही है, जो भी आ रही है उसके अंदर है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। क्या ये एडहेशन पे डिपेंड कर रही है, क्या ये कोहेशन पे डिपेंड कर रही है, क्या सॉइल के फ्रिक्शन एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो उस पर डिपेंड कर रही है, उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला इन्होंने दे दिया, इसलिए इनका नाम पड़ गया मोहर कूलॉम्ब थ्योरी। इसको डील करते हैं, एक एक पॉइंट करके यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, shear strength of soil, shear strength of the soil depends upon following factor। कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं पहले भी डील कर चुका हूं, फर्दर लिख देता हूं। डिपेंड्स अपॉन द, पहला ए पार्ट कोहेशन इन बिटवीन पार्टिकल, कोहेशन इन बिटवीन पार्टिकल्स एट क्रिटिकल प्लेन। तो जो क्रिटिकल प्लेन होता है जहाँ से फेल्योर अकर करता है
उस समय उसके कोहेशन पे वो डिपेंड करता है। दैट्स क्लियर। जो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ होती है, मान ले उसका इंक्लाइंड प्लेन ये वाला इंक्लाइंड प्लेन है, तो वो जो क्रिटिकल प्लेन है ना, क्रिटिकल प्लेन, उस क्रिटिकल प्लेन पे जो उसमें कोहेशन होगा डिपेंड करेगा उसके ऊपर। ओके, तो मैं बताऊंगा क्रिटिकल प्लेन क्या होता है, अभी लिखवा भी दूंगा। दूसरा है बी, दिस इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, दिस इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन। तो ये डिपेंड कर जाता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अब ये इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है मैं बताता हूं। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, between particles which accounts for interlocking जो सॉइल का एंगल होगा, जो इंटरनल एंगल होगा, वो अकाउंट करेगा क्या क्या, फॉर इंटरलॉकिंग रेजिस्टेंस, और पहले भी मैं डील कर चुका हूं, रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ओके, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, dense and have, greater friction angle, ओके। चल, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। अब ये इंटरनल फ्रिक्शन एंगल होता क्या है, देखो, जैसे मैंने क्या किया, एक सॉइल मास को इस प्लेन के ऊपर डंप कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, सॉइल है, दिस इज कॉल्ड सैंडी सॉइल, इसको बोल देते हैं, या सॉइल बोल दो, सैंडी क्या, जनरल बोल के बात करते हैं, दिस इज सॉइल, ठीक है। ये सॉइल मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा सैंपल लिया, सॉइल को रख दिया किसी प्लेट के ऊपर, फिर मैंने क्या किया, ये सॉइल के बीच में जो एंगल, जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में जब आप पढ़ते थे कांटेक्ट एंगल, किसमें, मरकरी के केस में और वाटर के केस में, तो कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे, दिस इज ये, तो ये जो एंगल निकल के आएगा, दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग फाई बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फाई, तो इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि डेंस एंड हैव ग्रेटर फ्रिक्शनल एंगल, तो डेंस एंड के केस में क्या होता है, ग्रेटर आपका फ्रिक्शन एंगल निकल के आता है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट्स को मैं रफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डील करता हूँ। इस चीज़ को मैं रफ करने जा रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ दिखा चुका हूँ, ये बात भी लिख चुके होगे आई होप, इसको भी रफ कर देते हैं। चल, अब मैं रफ कर देता हूँ इसको, आगे बात करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है अपना चल, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं कि किस किस पे डिपेंड करता है, क्या है, क्योंकि यहीं से थ्योरी निकल के आती है, इसलिए पहले बताना जरूरी है। एक तो कोहेशन पे डिपेंड करता है, दूसरा फ्रिक्शनल एंगल है, और जो इंटरलॉकिंग है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद कैसे फार्मूला निकल के आता है इसका, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। क्या है पॉइंट, इसको डिस्कस करते हैं।
द टोटल, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दिस इज द टोटल नॉर्मल स्ट्रेस इन क्रिटिकल प्लेन। जो अगला पॉइंट है वो ये कह रहा है कैसे डिपेंड कर रहा है, उस पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे निकल के आता है, सी पॉइंट निकल के आता है, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल प्लेन, ऑन क्रिटिकल प्लेन। देखिए क्रिटिकल प्लेन का दूसरा नाम होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड फेल्योर प्लेन, फेल्योर प्लेन। इसका दूसरा नाम होता है क्रिटिकल प्लेन बोल दो, या इसको नाम पढ़ते हैं क्या, फेल्योर प्लेन। ओके, चल। विच इंक्रीजेस विथ, विच इंक्रीजेस, विच इंक्रीजेस विथ increase in depth, increase in depth, increase in depth of soil, depth of soil। जितना नीचे बढ़ते जाओगे उतना नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती जाती, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जो चीज़ें निकल के आई, उन्होंने जो फार्मूला दिया, एक तो कोहेशन पे डिपेंड करता था, दूसरा डिपेंड करता था नॉर्मल स्ट्रेस पे, जो डेप्थ के साथ क्या करेगा, बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं देखूं तो टाउ एट फेल्योर प्लेन, क्रिटिकल प्लेन की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक तो इसमें प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, पहला वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है आपको फेल्योर प्लेन को, फेल्योर प्लेन। आपने सोम पढ़ा होगा ना, तो सोम में भी देखा होगा कि आपको यूज किया जाता था टाउ एक्स वाई। तो पहला प्लेन को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये फेल्योर प्लेन है और दिस इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्लेन, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चल। तो यहां से निकल के आता है टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा नॉर्मल इंटू tan फाई। कैसे आता है, पहले भी प्रूफ कर चुका हूं, मैंने समझाया था आपको। ये जो स्ट्रेस आती है फ्रिक्शन, जैसे मैंने आपको समझाया था ये कि सॉइल के बीच में देखो होता क्या है, ये सॉइल पार्टिकल्स मैंने बना दिए, समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, बस इसको इस तरीके से आपने सॉइल के पार्टिकल्स को यहाँ पे दिखाया। ठीक है, ये सॉइल के पार्टिकल हैं जो कि आपकी सैंडी सॉइल भी हो सकती है और आपकी कोहेसिव सॉइल भी हो सकती है, या C5 सॉइल हो सकती है। इसको मैं नाम दे देता हूँ C5 सॉइल। C5 सॉइल का मतलब होता है इसमें कोहेसन भी है, इसमें आपका फ्रिक्शन भी है, दोनों चीज़ें हैं। चल देखो क्या हो रहा है कि आपस में दो चीज़ें, कोहेसन होगा तो C टर्म आ जाएगा, जो उसकी कोहेसिव स्ट्रेंथ होगी वो C की वजह से आएगी। तो आपस में जो इनके बीच में कोहेसन होगा, इसके कांटेक्ट में कोहेसन होगा, जहाँ जहाँ कांटेक्ट होगा तो इसके सरफेस पे क्या होगा, कोहेसन होगा। तो मान लेते हैं कि इनके बीच में क्या है, जैसे इसके सरफेस के ऊपर मैं मान लेता हूँ, सबको तो नहीं दिखा सकता, दिस इज कॉल्ड कोहेसन। चल कोहेसन हो जाएगा। ठीक है, चल अब देखो क्या हो रहा है, दूसरा ये सॉइल है, इसकी कुछ ना कुछ मान लेते हैं, डेप्थ होगी h मान लेते हैं कुछ देर के लिए समझने के लिए, बाकी कुछ है नहीं। तो सिग्मा नॉर्मल जब लिखोगे ना तो क्या लिखोगे, गामा ऑफ सॉइल, गामा बल्क इंटू क्या लिखोगे, h। ठीक है, इस लेयर पे मान लेते हैं कि किसी उसको मत मानो, अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे देखोगे ना तभी समझ में आएगा, h इसको मान लेते। ये है आपकी परत, ये है लेयर। ओके, चल। तो ऊपर से सॉइल का वेट क्या काम किया, दिस इज वर्क किया क्या, ये काम करेगा सिग्मा नॉर्मल, जो कि निकल के आएगा गामा बल्क इंटू h। चल इसको बाहर निकालते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। इस चीज़ को समझते हैं, दो पार्टिकल्स ले लो जिनके बीच में लग रहा हो फ्रिक्शन, एक ये ले लेते हैं, एक ये। तो इसके बीच में मैंने दिखा दिया एक फ्रिक्शन म्यू इंटू एन का, जो नॉर्मल स्ट्रेस काम करेगी सिग्मा एन, और नीचे से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा जिसको बोलेंगे एन। ठीक है, और ये हो जाएगी इसकी शियर स्ट्रेंथ एफ। एफ इज़ द शियर, जो भी फ्रिक्शन के कारण आ रही है, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल शियर स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल शियर स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल शियर स्ट्रेंथ। तो ये फ्रिक्शन के कारण आएगी, तो इनके कांटेक्ट की वजह से, जो इनके बीच में कांटेक्ट होगा उसकी वजह से आएगी।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इजकल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन। अब आप बताओ n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n को लिखा जा सकता है यहाँ पे वर्टिकली कौन सा फोर्स आ रहा है, अगर मैं सिग्मा एफ वाई इजकल टू 0 कर दूँ तो n बराबर क्या होगा, सिग्मा n। तो यहाँ पे F इजकल टू क्या लिखा जा सकता है, म्यू इंटू सिग्मा n। अच्छा, म्यू को क्या लिखा जा सकता है, tan फाई इंटू सिग्मा n, ये हो गया F। तो F निकल के आ गया क्या, सिग्मा n इंटू tan फाई। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं कहाँ से चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो वही चीज़ें लिखी गई है। C तो कोहेसन था पार्टिकल का, और सिग्मा n tan फाई मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, आगे सारी कहानी हम लोग देखते हैं। ये फार्मूला आपका निकल के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या करता है वो एग्जाम में, आपको C दे देता है, नॉर्मल स्ट्रेस दे देता, नहीं देता है तो गामा इंटू एच करके निकाल लोगे, tan फाई सॉइल का इंटरनल फ्रिक्शन एंगल फाई दे देता है, तो टाउ आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो मैं मेंशन करता हूँ पैरामीटर C, इसको बोलते हैं टोटल कोहेसन। टोटल कोहेसन ये किसकी वजह से आएगा, दिस इज कॉल्ड ट्रू कोहेसन। नेक्स्ट अगर बात करें फाई, फाई क्या है, दिस इज टोटल इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टोटल इंटरनल एंगल, टोटल इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, ओके। उसके बाद में सिग्मा n, दिस इज आल्सो कॉल्ड टोटल नॉर्मल स्ट्रेस, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल प्लेन, ऑन क्रिटिकल प्लेन। तो ये है क्रिटिकल प्लेन आपका, ये जो है दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्लेन, जहाँ पे आपकी स्लाइडिंग अकर होगी, जिस प्लेन पे वो फेल करेगा उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्लेन। तो ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे क्या कर दी, मेंशन कर दी। ओके, चल आगे बात करते हैं। इसी चीज़ को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं और सिंपली हम लोग ड्रा करेंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग हैं, जो दो एक्सेस हैं, एक वाई एक्सेस है और एक आपकी एक्स एक्सेस है। वाई एक्सेस पे हम लोग क्या करते हैं, टाउ को रखते हैं, दिस इज कॉल्ड टाउ शियर स्ट्रेंथ, और इस पे रखते हैं नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो आप बताओ, अगर टाउ इज कॉल्ड, अगर मैं सी भूल जाऊं कुछ देर के लिए, सी भूल जाओ, अगर सी को भूल जाते हो तो टाउ इज कॉल्ड टू क्या आएगा, सिग्मा एन इंटू tan फाई। एक लाइन आ जाएगी y बराबर एम एक्स, बट अगर सी को जोड़ दोगे तो एक लाइन बन जाएगी y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से इक्वेशन से अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो भाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाउ वगैरह एफ इजकल टू, अगर आपने लिखा है तो सी प्लस सिग्मा एन tan फाई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताना चाहता हूँ, देखो क्या हो रहा है, जिसको y मानते हैं, ठीक है, इसको मैं मानता हूँ एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू यहाँ पे स्लोप की वैल्यू है tan फाई, m की वैल्यू है tan फाई, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दिस इज अ सिग्मा n, और जो c की वैल्यू है वो कोहेसन के बराबर है। स्मॉल c जो है यहाँ पे, जो हमारे पास ये स्मॉल c आया है एम एक्स प्लस सी वाले में, इसको स्मॉल c बना देते हैं और ये है कैपिटल C। तो स्मॉल c जो है यहाँ पे किसके बराबर है, कैपिटल C के बराबर। c क्या है, ये कोहेसन है। अब आपकी ये जो लाइन जाएगी वो कुछ, देखिए अगर ये लाइन C ना होता तो ये लाइन आपकी ओरिजिन से जाती, कुछ ग्राफ ऐसे आता, ओके। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी लाइन आपकी आ रही है वो कुछ C वैल्यू आ रही है, तो कहीं C यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ से जाएगा ग्राफ, तो ये ग्राफ आपका ये ग्राफ जाएगा, ठीक है। चल, तो ये वैल्यू जो निकल के आती है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल C, जिसको बोलते हैं कोहेसन, टोटल कोहेसन, ठीक है। ये है आपका दिस, इसको बोलते हैं मोहर फेल्योर इनवलप, इसका नाम होता है। अब मैं समझाऊंगा, आगे लिखवा दूंगा आपको कि मोहर फेल्योर इनवलप होता क्या है। एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के सॉइल सैंपल लेते हैं, मतलब स्पेसिमेन लेते हैं, और उस पर अलग अलग टेस्ट करते हैं। तो वहाँ से मोहर सर्किल आते हैं,
तो उन मोहर सर्कल को हम लोग ड्रा करते हैं, उससे कॉमन टेंजेंट खींचते हैं। तो जो कॉमन टेंजेंट टच करते हुए जाती है मोहर सर्कल को, उसी को बोलते हैं मोहर फेल्योर इनवलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोहर फेल्योर इनवलप। तो हम लोग आगे लिखवा देंगे, लेकिन परेशान नहीं होना, अभी के लिए बस इतना जानना जरूरी है। ठीक है, चल ये जो वैल्यू आई आपकी निकल के, ये सारी जो वैल्यू आपको कोहेशन मिल गया, ये जो वैल्यू है आपकी, दिस वैल्यू इज कॉल्ड सिग्मा एन tan फाई। ये है सिग्मा एन tan फाई, ये है क्या? सी। तो जोड़ दोगे क्या निकल के आ जाएगा? टाउ निकल के आ जाएगा। तो टाउ का क्या मतलब हो गया? सी प्लस सिग्मा एन tan फाई। तो आप इसको सी को जोड़ दो, इसको जोड़ दोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये सारी कहानी यहाँ पे हमने क्या कर दी? डील कर दी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा एन। चल एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ नोट करके यहीं पे। चल ये क्या कह रहा है कि जो एबव थ्योरी दी, मतलब जो भी थ्योरी इन्होंने दिया, इसमें क्या दिक्कत आई, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई जिसको मॉडिफाई करना पड़ा। तो मॉडिफाइड मोहर कूलाम थ्योरी हमको पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने इन्होंने इस थ्योरी में नहीं दिया। अब वो क्या नहीं दिया उसको बताते हैं। एक्चुअली देखो हुआ क्या कि इन्होंने जो बताया सारा, शुरुआत में मोहर कूलाम ने मिलके इन्होंने ये बताया कि भाई यहाँ पे हम लोग टोटल पैरामीटर को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब जो भी कोहेशन आ रहा है वो टोटल आ रहा है, जो भी एडहेशन आ रहा है, सॉरी टोटल जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहे हैं टोटल आ रहे, कहीं पे भी उन्होंने इफेक्टिव की बात ही नहीं की, कहीं पे भी वाटर टेबल का जिक्र ही नहीं किया। तो इस थ्योरी को मॉडिफाई किया गया कि भैया अगर कभी भी सॉइल में वाटर टेबल राइज कर जाए, तो अगर वाटर टेबल अभी नहीं था तब के बारे में मैं ये सब फ्रिक्शन वगैरह बताया, बट अगर वाटर टेबल राइज किया या कुछ भी चेंज हुआ तो क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा। तो आप देखोगे क्या कि वहाँ पे उसका पानी की वजह से उनके बीच में फ्रिक्शन भी बदल जाएगा, और जब फ्रिक्शन बदल जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी बदल जाएगी, इसलिए इसको मॉडिफाई किया गया। अब मॉडिफाई करने के लिए मैं पॉइंट को मेंशन कर रहा हूँ, क्या कह रहा है, द अबव थ्योरी is found to be incorrect for the condition when water table is present, when water table is present, hence above theory is modified by टर्जागी ने इसको मॉडिफाई किया था। टर्जागी ने कहा कि भैया इसमें आप मॉडिफाई करिए, आपकी थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि टर्जागी क्या थे, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। उन्होंने बताया कि भैया आपने जो भी दिया ये गलत है, इसमें मॉडिफाई करो, कभी पानी ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आ गया तो उससे दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, मॉडिफाइड बाय टर्जागी, कॉल्ड मॉडिफाइड मोहर कूलाम थ्योरी। तो इसको बोलते हैं मॉडिफाइड कूलाम थ्योरी। ओके, चल तो ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे आपको क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। तो पहले आप इसको लिख लें, उसके बाद हम सारी चीज़ों को आगे डील करते हैं। ठीक है, तो आगे कहानी हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। चल आई होप की कॉपी कर लिया होगा, मैं आगे सारी चीज़ों को समझाता हूँ। ठीक है, चल आगे की कहानी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन क्या है, आपके एग्जाम में इस पे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको आज से याद कर लेना है अच्छे से। कैसे याद करना है, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर भी कर दी। ठीक है, कोई रट्टा नहीं मारना है इसको, है बस बताया। दो कारण याद रखो, एक तो आपका कोहेशन, दूसरा फ्रिक्शन। दोनों की वजह से अगर आप याद कर लोगे, अभी अलग अलग सॉइल के लिए हम लिख सकते हैं। मान लिया कोहेसिव सॉइल है, तो कोहेसिव सॉइल में फ्रिक्शन नहीं होगा,
या सैंडी सॉइल है, उसमें फ्रिक्शन, सैंडी सॉइल होगा तो कोहेसन नहीं होगा, तो सी की वैल्यू 0 कर देना। मान लिया क्लेई सॉइल है तो उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, फाई की वैल्यू 0 कर देना। तो इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी सी और फाई जो पैरामीटर हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सी फाई पैरामीटर, ये पूरे चैप्टर की जान है। अगर सी फाई पैरामीटर आपको अच्छे से पता रहेगा तो सारी चीज़ें हम लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ सी फाई पैरामीटर जो है ना, ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है, ये टेस्टिंग पे और सॉइल की कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। मतलब आपका टेस्ट कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ड्रेन्ड है कि अनड्रेन्ड है, सबके बारे में डील करेंगे। तो सी फाई बदलता रहता है, मतलब ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि समय के साथ कोई चीज़ ना बदले, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। जैसे सोम में पढ़ा होगा डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस, तो ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं होती है, टेम्परेचर बदलने से वो बदल जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट तब बोल पाओगे जब वो बदले ना टाइम के साथ या किसी फैक्टर के साथ। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, क्लियर। तो कोई भी चीज़ परफेक्टली एब्सोल्यूट तो हो ही नहीं पाती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज सब में आ ही जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा है क्या, ये तो हमने डिस्कस कर लिया सारा पार्ट, यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में भी बात कर ली। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका मॉडिफाइड कूलाम थ्योरी के बारे में, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, मॉडिफाइड कूलाम थ्योरी के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। चल तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मॉडिफाइड कूलाम थ्योरी, इसके बारे में डील करते हैं। तो दिस इज मॉडिफाइड मोहर कूलाम्स थ्योरी, मॉडिफाइड मोहर कूलाम थ्योरी। इसने मॉडिफाई करके बताया कि जो भी आप शियर स्ट्रेंथ एट फेल्योर प्लेन निकालोगे, दिस इज सी डैश, या तो डैश बोल दो या बार लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डैश इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब हमें चीज़ें इफेक्टिव लेनी है, प्लस सिग्मा एन डैश tan फाई डैश। डैश का मतलब यहाँ पे इफेक्टिव, मतलब वाटर टेबल अब आ गया, ठीक है। चल तो इस केस में क्या है, मैं लिख देता हूँ सी डैश, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कोहेसन। अब पूरे सॉइल मैकेनिक्स में ये वाली इक्वेशन चलती है, पुरानी वाली इक्वेशन अब भूल जाओ, इक्वेशन तो वही रहेगी, लेकिन ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल हैंडल करेंगे हम लोग वो इफेक्टिव वाले से डील करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग किससे बात करेंगे, इफेक्टिव। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कोहेसन, इफेक्टिव कोहेसन। उसके बाद में आता है आपका दिस इज आल्सो कॉल्ड फाई डैश। फाई डैश को बोलते हैं हम लोग हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, ओके। चल उसके बाद में सिग्मा एन को, इसको डैश न लगा के इसको बार लगाते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो टॉपिक में पढ़े बार पढ़ के आए। तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा एन बार, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल प्लेन, ओके। चल इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता देते हैं आपको, ज़्यादा चेंज तो नहीं है, वही सारी चीज़ें रहने वाली है। ये है बिकॉज इन सब के बारे में अगर पता होगा, इस बार जब एसएससी जेईई में मेंस में जब क्वेश्चन आया तो इसको डायग्राम बनाना पड़ा था, ठीक है। तो ये सब डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम, ये जो वैल्यू आएगी सिग्मा एन बार tan फाई, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी दिस इज कॉल्ड सी डैश, दिस इज कॉल्ड टाउ, ठीक है। दिस इज सिग्मा नॉर्मल के बीच में ग्राफ है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। चल और इसको बोलते हैं मोहर फेल्योर इनवलप, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मोहर फेल्योर इनवलप, ओके। तो ये फेल्योर प्लेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोहर फेल्योर इनवलप।
आगे डील करेंगे अच्छे से, मोहर सर्कल कैसे बनता है सब बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं जिनको मेंशन करना जरूरी है। लिमिटेशन, इनकी लिमिटेशन क्या आ गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछ लेता है। लिमिटेशन ऑफ मोहर कूलाम थ्योरी, मोहर कूलाम थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ मोहर कूलाम थ्योरी। क्या क्या लिमिटेशंस हैं इनको हम एक बार मेंशन करते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। फर्स्ट आप पॉइंट मतलब यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, कह रहा है कि मोहर फेल्योर इनवलप इज अप्रॉक्सीमेट, मोहर फेल्योर इनवलप इज, मोहर फेल्योर इनवलप इज approximated to straight line which is found, हम लोग मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ये कर्वेचर भी आता है, बट इन विच a found is a straight line which is found invalid for over consolidated soil, ओके, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। नेक्स्ट बात करें इसी में, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स shows that molar failure envelope प्रैक्टिकल रिजल्ट हमको ये बताते हैं कि जो मोहर फेल्योर इन्वेलप है फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल इज स्लाइटली कर्व, मोहर फेल्योर इन्वेलप इन ओवर consolidated soil is found to be slightly कर्व। यह क्या निकल के आता है, कर्व। तो इसके लिए इनकी लिमिटेशंस आ गई भैया, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है तब आप ये स्ट्रेट लाइन जो ड्रा कर रहे हो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसी को समझाया जा रहा है। तो इस चीज़ को मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से निकल के आता है, दिस इज टाउ, दिस इज सिग्मा, तो कुछ इस तरीके से जिसका कर्व है स्लाइटली कर्व निकल के आता है। तो ये जो है दिस इज, इसको मैं बोल सकता हूँ स्लाइटली कर्व फॉर ओसी सॉइल, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। अब इसीलिए तो कंसोलिडेशन चैप्टर आपको पहले पढ़ा दिया जाता है, बिकॉज ऑफ उसकी चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही हैं, यूज होती हैं। चल दूसरी बात है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैं मेंशन करता हूँ। यहाँ पे कह रहा है द एनालिसिस इज 2D, जो एनालिसिस करते हैं हम लोग, हालांकि देखिए एनालिसिस हम लोग 2 डायमेंशनली करते हैं क्योंकि 2 ही स्ट्रेसेस दिखा पाते हैं, एक तो इधर दिखाते एक तो इधर दिखाते, तो 2D होता है। तो हम लोग दिखाते तो 2D हैं, बट एक्चुअली फील्ड में जो कंडीशन होती है वो 3D में होती है। ये भी एक लिमिटेशन निकल के आती है कूलम्ब्स की। तो द एनालिसिस इज 2D, is 2-dimensional, in which sigma 1 and sigma 3 is considered ठीक है, is considered, this is considered, whereas actual field condition,
actual field condition in soil has three-dimensional stress system. वहाँ पे क्या होता है 3D होता है, तो हम लोग क्या करते हैं वो स्ट्रेस को मान लेते हैं सिग्मा 2 बराबर सिग्मा 3, ये हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे कैसे निकल के आता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो सिग्मा 2 है, जो अदर डायरेक्शन से स्ट्रेस आता है उसको बराबर मान लेते हैं किसके, सिग्मा 3 के बराबर मान लेते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो ये एक मॉडिफिकेशन है। उसके बाद में एक नोट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है C and phi are not C and phi are not C and phi are not fundamental properties of soil these are depends upon the बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे क्वेश्चन। डिपेंड्स अपॉन, पहला टाइप ऑफ टेस्ट पे डिपेंड करते हैं, टाइप ऑफ टेस्ट पे डिपेंड करते हैं। दूसरा वाटर कंटेंट पे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, सॉइल में वाटर कंटेंट कितना है उस पर डिपेंड करते हैं। और सी निकल के आता है दिस इज ड्रेनेज कंडीशन, under which testing is done, तो जो C एंड फाई पैरामीटर हैं ये कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही कोई ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करते हैं कि आपका टेस्ट रिजल्ट कैसा है। तो टाइप आप टेस्ट किस पे कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है वाटर कंटेंट कैसा है सॉइल में, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जिस चैप्टर की बात है वो ड्रेनेज कंडीशन अंडर विच टेस्टिंग इज डन। जब हम लोग ट्राई एक्सेल टेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से बताएंगे कि व्हाट इज मीन्स बाय ड्रेनेज कंडीशन। एक तो होता है ड्रेन टेस्ट होता है जिसमें हम लोग वाल को ओपन कर देते हैं, और एक होता है अनड्रेन टेस्ट होता है जब ट्राई एक्सेल टेस्टिंग करते हैं तो वाल को क्लोज कर देते हैं। तो एक ड्रेन हो गया जिसमें पानी बाहर निकलने दो, जिसमें पानी को रोको उसको बोलते हैं, जिसमें पानी को रोक दो जाने के लिए उसको बोलते हैं अनड्रेन, जिसमें जाने दो उसको बोलते हैं ड्रेन। तो उसको देखेंगे जब ट्राई एक्सेल टेस्ट समझाएंगे तो बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझेंगे, बिकॉज उस पर भी आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो ये इनकी लिमिटेशंस हैं जिन पे इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये पहले आप लिखो, उसके बाद में हम आगे चीज़ों के बारे में डील करते हैं। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम लोग करते हैं। चलो इसको आपने आई होप को कॉपी कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में डील करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अभी 2018 में इस कॉन्सेप्ट पे आ गया था। तो देखो होता क्या है कि यार जो भी पूछा गया होगा हम लोग होल कवर करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑफलाइन में दोबारा पढ़ाया जाएगा। अरे इतना मेहनत करके अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो ऑफलाइन में कोई मतलब नहीं निकलता है। दूसरी बात है, जो लोगों को लगता है कि ऑफलाइन सॉइल फिर से हो गया, अब सॉइल फिर से दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। सॉइल जो भी ऑनलाइन में चल रहा है यही आपका अंतिम है, यही आपको समझना है, इसी को आपको पढ़ना। जो लोग अभी नहीं पढ़ रहे होंगे उनको बाद में समझ में आ जाएगा कि सब सॉइल के 80-90 वीडियो बन के आ जाएंगे, तब फिर उनको पढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो अभी से जिसने नहीं पढ़ा है अभी से स्टार्ट कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाद में कवर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टील के 62 वीडियो, सॉइल के 80-85 वीडियो, फिर ओपन चैनल, फिर स्ट्रक्चर समझ ही नहीं पाओगे। तो जो भी आपका सिलेबस ऑनलाइन में हो जाएगा अब वो ऑफलाइन में नहीं चलने वाला है। तो इस चीज़ को दिमाग से हटा दीजिए कि मैं ऑफलाइन आऊँगा पढ़ लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो लोग इस सोच में पढ़े थे तो प्लीज़ उस पर थोड़ा फोकस करें,
इतना मेहनत करके यहाँ पे हम लोग मेहनत करते हैं, इतने वीडियो और सारी चीज़ें कवर करते हैं, इस चीज़ को तो समझते ही नहीं बच्चे एकदम कहीं से। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखो दिमाग में। वहाँ से बोलने में आसान लगता है कि बोल देते फटाक से, ये बोल दें सर ये पढ़ा दे वो पढ़ा दो, इतना आसान होता है क्या? जब यहाँ आओ तब हालत ख़राब हो जाएगी पूरी। एक लेक्चर बनाने में दिमाग ख़राब हो जाता है, कम से कम 2-2.5 घंटे बराबर बोलना पड़ता है, सब कुछ सामने कोई रहता नहीं है, बोरिंग लगता है, लेकिन फिर भी कराया जा रहा है, सिलेबस है तो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपना टाइमली चीज़ों को सोच रहे हैं कि ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अब सोचो कि इसको ऑफलाइन कराया जाए, नॉट पॉसिबल, इतना पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी है ऑनलाइन पढ़ो, ऐसा नहीं कि मैं इसमें कोई कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ कि चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को समझा रहा हूँ, इतना तो मैं कभी ऑफलाइन में पढ़ा ही नहीं पाता हूँ, बिकॉज ऑफ वहाँ पे टाइम बाउंडेशन और ज़्यादा रहती है, यहाँ पे इतना टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन भी इतना ज़्यादा ले लेते हैं, वहाँ पे पहली बात तो आप लोग लिखने में इतना टाइम लेते हो, जैसे कि कॉपी करने में ये सब टाइम ले लेते थे, तो वहाँ पे क्लासेस और लेंदी हो जाते हैं। तो यही आपने जो स्टील पढ़ रखा है ना, यही 100 से ऊपर निकल जाता है, 100 घंटे से ऊपर। यही सॉइल भी आपको 110 से 120 घंटे लगता क्लास के अंदर, लेकिन उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा जो मन में आता है बोल देते हो ना, कई लोग तो ये भी बोल देते हैं कि सर ये पढ़ा दो, सर वो पढ़ा दो। अरे ऐसे थोड़ी होता है ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, एक दिन की कहानी है क्या? जो चीज़ शुरू करते हैं उसको ख़त्म करना पड़ता है। अब एक दिन की कहानी सोम है, सोम को अगर पढ़ाना शुरू करूँगा तो 100 घंटे से ऊपर लगता है। अब 100 घंटे पढ़ाने के लिए आपको कम से कम 1.5 महीना चाहिए। बाकी जो सब्जेक्ट आपके रिमेनिंग है वो पढ़ाए जाएंगे। ये मत सोचना कि जो मन आए वो बोल देंगे, ये मत सोचना कि सर सब कुछ फिर से पढ़ा दिया जाएगा। इतना आसान होता तो फिर सारी चीज़ें ऐसे ही हो जाएं आसानी से। ठीक है, तो कोशिश करो कि जो सब्जेक्ट आपके रिमेनिंग है और जो पढ़ा दिया गया है उसके अच्छे से नोट्स रिवाइज करो। फालतू में चक्कर में मत पढ़ो कि इधर उधर कि यार फिर से पढ़ाया जाएगा फिर से पढ़ेंगे, क्या मतलब है टाइम वेस्ट करने का? जो पढ़ रखा है, जो नोट्स बन चुके हैं, जो जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस पर कोशिश ये करना कि उसको रिवाइज करो अच्छे से, वो बेटर है आपके लिए। ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट हो चुका है उसको फिर से यहाँ पढ़ने बैठ गए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन आपका निकल के आता है, दिस इज मोहर थ्योरी, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सैंड। मोहर्स थ्योरी, स्टेबिलिटी ऑफ सैंड, स्टेबिलिटी ऑफ सैंड। इसको समझते हैं। सपोज दैट कि ये आपकी एक फुटिंग है, मान लेते हैं फील्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली में हम फील्ड से इसको रिलेट कराएंगे। सपोज दैट ये आपने लोड इसके ऊपर पी लोड लगा दिया, ये है आपके पास फुटिंग, ये है फुटिंग। ठीक, यहाँ पे सॉइल मास है आपकी, दिस इज सॉइल मास। ठीक है, ये सॉइल आपकी हो गई। यहाँ पे कोई हमने सॉइल का एलिमेंट कंसीडर कर लिया, एक ये एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट। इस एलिमेंट को बाहर निकाला, ठीक है, इस एलिमेंट को बाहर निकाला और थोड़ा सा डायग्राम इसको बड़ा बनाएंगे, जूम करके बनाएंगे। है तो छोटा एलिमेंट, इसको बड़ा डायग्राम बनाएंगे। देखो इसको बड़ा डायग्राम में अगर समझें तो इसको यहीं पे बना देते हैं, या ज़्यादा उधर जगह यूज कर लेंगे तो इसलिए यहीं पे बना देते हैं। चलो इस चीज़ को मैं, चलो ये एलिमेंट है आपका 3D एलिमेंट। सो में पढ़ा होगा बहुत सारा। ठीक है, ये है एलिमेंट जो सोम में पढ़ते थे, प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। चल इसमें मैं देखो सॉइल में जो भी स्ट्रेसेस आती है, टेंसाइल तो आता नहीं, सब कंप्रेसिव लोड लगता है। तो ये मैंने दिखाया, दिस इज कॉल्ड सिग्मा 1, सिग्मा 1। इधर से दिखाया, दिस इज कॉल्ड सिग्मा 3, दिस इज कॉल्ड सिग्मा 3। ओके, चल उसके बाद ये जो डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस में बना देता हूँ एक बार। ये जो एक्सिस है इसको हम लोग वाई बोलते हैं, इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे जेड बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रेस लगी है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा
2, दिस इज सिग्मा 2। अब वही जो मैं मोर सर्कल के बारे में बता रहा था कि 3 स्ट्रेस एक्चुअली में लगते हैं फील्ड में, बट हम लोग 2 डायमेंशनल एनालिसिस करके निकाल देते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो सिग्मा 2 है ये भी काम कर रहा है, सिग्मा 3 भी काम कर रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस जो काम करे सिग्मा 1, एक्चुअली ये सॉइल का खुद का वेट इस डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा निकल के आती है, तो इसको मेजर भी बोलते हैं। सिग्मा 1 को मेजर बोलते हैं, सिग्मा 3 को माइनर बोलते हैं, और ये जो सिग्मा 2 है इसको इंटरमीडिएट भी बोल देते हैं कई बार है, ठीक है, बट इसका कोई मतलब नहीं है। इंटरमीडिएट इसमें आप इसको भी बोल सकते हो, जो भी कम होंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको मेजर बोलोगे, जिसकी वैल्यू कम है उसको क्या बोलोगे, माइनर। तो हमारे केस में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा 2 बराबर क्या लिख देते हैं, सिग्मा 3 के बराबर एनालिसिस करने के लिए बस। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता होगा कि इस प्लेन पे और इस प्लेन पे दोनों में डिफरेंस रहता होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है बट माइनर डिफरेंस रहता है, इसलिए उसको निगलेक्ट करते हैं। दूसरी बात, जो सिग्मा 1 है इसका वेट खुद का सॉइल का आता है, इसलिए ये बर्डन ज़्यादा आता है, तो इस वजह से यहाँ पे इसकी वजह से इससे ज़्यादा आते हैं वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल, तो इसलिए सिग्मा 1 को हमेशा क्या मान के चलते हैं, मेजर मान के चलते हैं। ओके चल, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने बता दी। तो इसको हम लोग सिग्मा हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, इसको सिग्मा वर्टिकल भी लिख सकते हैं। चलो सारी कहानी मैंने बता दी, तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, इसको हॉरिजॉन्टल के बराबर कर दिया। चल अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हम लिख देते हैं जो भी माना मैंने। यहाँ पे जो भी पैरामीटर है, कंसीडर एन एलिमेंट, जस्ट समझने के लिए जो ये एलिमेंट है, कंसीडर एन एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट हमने ले लिया। हालांकि एक्चुअली में इतना बड़ा डायग्राम नहीं होता है, बट समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। सूम में भी ऐसा नहीं होता है, बट समझाना पड़ता है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारे पैरामीटर्स के बारे में, किसको क्या माना। तो देखो सिग्मा 1 को क्या माना वो लिख देता हूँ, सिग्मा 2 को क्या माना उसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो सिग्मा 1 को माना मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब मेजर क्यों बोल रहे हैं, सारी कहानी मैं डिस्कस करूँगा। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। दूसरा बोलता है सिग्मा 2 इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, ओके। और जो सिग्मा 3 है इसको मानते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल, सो में पढ़ा होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस उसी स्ट्रेस को बोलते हैं जहाँ पे, जिस प्लेन पे जो प्रिंसिपल स्ट्रेस, उस स्ट्रेस को बोलते हैं जहाँ पे शेयर स्ट्रेस क्या होती है, जीरो होती है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कहीं पे भी शेयर स्ट्रेस नहीं दिखाई। आप इस प्लेन पे देख लो चाहे इस प्लेन पे देख लो, शेयर स्ट्रेस यहाँ पे नहीं आती। क्यों नहीं आती, उसका रीज़न, बिकॉज हम लोग अगर मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस को डील कर रहा हूँ, अगर सॉइल प्रिंसिपल स्ट्रेस पे मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, तो हमारे शेयर में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। दूसरी बात, सॉइल की हर एक लेयर के बाद इधर भी एक लेयर होती है, इसलिए जितना ऊपर से आता है उतना नीचे से आता है, इसलिए उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो कभी भी इस स्ट्रेस को नहीं लिखते हैं, बिकॉज आप ये क्या है, बैलेंस हो जाता है आपस में, ठीक है, क्योंकि इसके पास में एक और प्लेन होगा, इधर से एक और सॉइल होगी, तो आपस में क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। इसलिए यहाँ पे कभी भी आपको शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं करते हैं। अब इसी चीज़ को 2D एनालिसिस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 2D एनालिसिस, 2D एनालिसिस, ठीक है। सोम का ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, सोम आपने पढ़ा होगा तो सोम का ही कॉन्सेप्ट, बिकॉज इस पे आपके 2018 में 20 नंबर का एक क्वेश्चन आया, 25 नंबर का, इसलिए सारी कहानी मैं बता रहा हूँ। और सोम अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन निकाल के चले आओ जाओ। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज द एलिमेंट 2D डायमेंशनल। अब ये तो 3D था, ये 3D डायमेंशनल में है, मैं 2D में समझाऊंगा, बिकॉज मैंने सिग्मा 2 को यहाँ पे क्या मान लिया, सिग्मा 3 के बराबर मान लिया, इसलिए तो यहाँ पे ये बात को भी मैं मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। चल अब क्या है कि ये मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, दिस इज द डायग्राम। ये एलिमेंट मैंने उठाया 2 डायमेंशनल, अब की बात, ये 2 डायमेंशनल एलिमेंट है, यही एक एलिमेंट आपको दिखाई दे, 3D नहीं दिखा रहे हैं, 2D दिखा रहे हैं। वर्टिकली जैसे काम कर रहा है, तो वर्टिकली मैंने क्या किया, दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 1, बाकी आपका ये जो काम करेगा दिस इज सिग्मा 3 काम करेगा, और इधर से भी क्या काम करेगा, सिग्मा 3।
ओके। सॉइल का जो शियर फेल्योर होता है वो किसी एंगल पे होता है, कोई एंगल मान लेते हैं, बिकॉज सॉइल फेल होती है शियर में, और शियर फेल्योर कभी भी नॉर्मल नहीं होता है, वो ज़्यादातर क्या होगा किसी एंगल पे क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो मान के चलते हैं जो फेल्योर आपका अकर होता है, मान लेते हैं इस पॉइंट से इससे इस तरीके से, ये पॉइंट ए प्लेन मान लेते हैं जिस पे आपका फेल्योर अकर करता है। इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। जैसे सोम में पढ़ते थे, एंगल ध्यान रखिएगा, ये है मेजर प्रिंसिपल प्लेन, दिस इज मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो ध्यान है कि एंगल जो एंगल आपने लिया वो एंगल कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ये जो आपका है मेजर प्रिंसिपल प्लेन वहाँ से। इस चीज़ की गलती होती है, मैं बताऊंगा कहाँ पे गलती करते हो, इस वजह से इसको मैंने क्या मेंशन कर दिया। और ये क्या है, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। चल, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक, इसको यहाँ पे लिखो ताकि जगह के यूटिलाइज करेंगे बाद में। माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ओके, माइनर प्रिंसिपल प्लेन समझ में आ गया। चल, अब इसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाओ, ज़्यादा कुछ चीज़ें समझना है इसमें, बहुत सारी चीज़ें समझनी है इसलिए बताना है। इस प्लेन को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया ताकि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझनी है। देखो होता क्या है, इस प्लेन पे मुझे नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए, इस प्लेन पे मुझे शियर स्ट्रेस चाहिए, उसको हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखना अच्छे से, सारी चीज़ों को मैं बना रहा हूँ। देखो हो क्या रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस को मैं डायग्राम में, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। जगह कम है यहाँ पे, मैं इसीलिए यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, हालांकि मेरे को यहाँ पे दिखाना चाहिए था, बट समझाने के लिए ये प्लेन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। दिस इज कॉल्ड सिग्मा नॉर्मल। ये तो समझ में आता होगा, जो प्लेन है, जो इंक्लाइंड प्लेन है, फेल्योर प्लेन है, उसके जो भी स्ट्रेस लगेगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको क्या बोलोगे, नॉर्मल। जो इस फेल्योर प्लेन, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको मेंशन कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड फेल्योर प्लेन और क्रिटिकल प्लेन। इसको क्रिटिकल प्लेन भी बोलते हैं, फेल्योर प्लेन भी बोलते हैं, ओके। चल, अब देखो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है, इसने शियर स्ट्रेस के बारे में बता रखा है। तो शियर स्ट्रेस जो आपकी काम करेगी वो कुछ इस तरीके से, जिसको हम लोग बोलेंगे टाउ एट फेल्योर प्लेन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाउ एट फेल्योर प्लेन। अच्छा, उसके बाद में ये जो एंगल है, इसको मैं दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ, ये जो है नॉर्मल हो गया, और जो प्लेन के अलोंग काम करेगा उसको क्या बोलते हो, शियर बोलते हो आप, तो इसको बोलते हैं शियर। अब एक और बचता है क्या, रिजल्टेंट वैल्यू बचती है, उसको मैं मेंशन करता हूँ, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट, दिस इज कॉल्ड सिग्मा आर, इसको बोलते हैं हम लोग हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्मा आर। रिजल्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस निकल के आती है। आप ये बताओ, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बना है और 20 नंबर में बना है, तो ये बताना जरूरी है। यहाँ पे होता है कि इसको मैं एंगल को मान लेता हूँ, दिस इज एंगल इज कॉल्ड बीटा, इसको बोलते हैं बीटा मानते हैं, बिकॉज इसका यूज है इसलिए बात करेंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करूँ इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये टाउ है, इस टाउ को अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करूँ सिमिलर वैल्यू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, दिस इज वैल्यू इज आल्सो रिटन एज टाउ एफ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिकॉज ये जो वैल्यू इंटेंसिटी है उसके पैरेलल एक एरो ड्रा कर सकते हैं आराम से, तो ये निकल के आ जाता है दिस इज वैल्यू। तो यहाँ से एक काम करते हैं, tan बीटा की वैल्यू निकालते हैं, tan बीटा, tan बीटा क्या निकल के आएगा, ये एंगल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल है, तो इसको क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है, टाउ एफ है, डिवाइड बाय सिग्मा क्या है, n। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि कैसे निकालते हैं, सोम में भी आपने पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें आसानी से निकाल सकते हो। चल, जो फेल्योर आपका आकर करेगा, देखो क्या हो रहा है, एक नॉर्मल स्ट्रेस काम करेगी शियर, उसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा उस पे इसका फेल्योर आकर होगा, बिकॉज जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि इसका स्क्वायर अंडर रूट प्लस इसका स्क्वायर कर दोगे निकल के आ जाए, बिकॉज जो टाउ है और नॉर्मल है एक दूसरे से 90 डिग्री पे काम करते हैं। जब कोई दो वैल्यू एक दूसरे से 90 पे काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या निकल आता है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। अभी देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। चल, यहाँ पे ही बता देते हैं, या तो देख लो, इस चीज़ को मैं बाहर निकाल के बता रहा हूँ,
ठीक है। ये हमारा प्लेन था इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को बना दे रहा हूँ। दिस इज़ कॉल्ड टाउ, दिस इज़ कॉल्ड सिग्मा एन। तो मेरे को चाहिए यहाँ पे रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट निकल के आएगा, दिस इज़ कॉल्ड सिग्मा आर। कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकाल सकते हो। क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर है तो ये रिजल्टेंट चाहिए, तो सिग्मा आर इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ एफ स्क्वायर। नहीं निकाल सकते, परपेंडिकुलर पाइथागोरस लगाइए, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, तो रिजल्टेंट निकल के आपका आ जाएगा। तो ये वाला रिजल्टेंट वैल्यू आपकी निकल के, या इसको इधर प्रोजेक्ट कर लो आप चाहो तो ये रिजल्टेंट हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। सब इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चल आगे बात करते हैं, अब नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकाली जाए। अकॉर्डिंग टू सोम, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कॉन्सेप्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कॉन्सेप्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं भाई, बोलो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कॉन्सेप्ट से अगर देखें तो सिग्मा नॉर्मल हम लोग क्या पढ़ते थे, याद करो, जब डेरिवेशन किया गया था, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डालना। क्या होता है, दिस इज नॉर्मल, सिग्मा नॉर्मल की अगर बात करें तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, प्लस 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा। क्या लिखोगे, कॉस 2 थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस 2 थीटा। ये एंगल कहाँ से, थीटा इज टेकन फ्रॉम प्रिंसिपल प्लेन। तो ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में, थीटा टेकन फ्रॉम, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, टेकन फ्रॉम। कल को एग्जाम में माइनर से दे देगा, मान ले माइनर से आपको 60 डिग्री दिया है, तो मेजर से कितना होगा, 90 माइनस 60 करोगे कितना आएगा, 23। तो ध्यान रखिएगा, जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ ये मेजर से लिया गया है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट आप जब वहाँ पढ़ते थे सॉइल में, क्या कहते हैं, आपने सोम में पढ़ा था, तो वहाँ पे जो मेजर एक्सेस थी वो कौन सी थी, वो ये वाली एक्सेस हो जाती थी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो सिग्मा इज टेकन फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये बात मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। चलो, तो ये तो आपका नॉर्मल का फार्मूला है। अब सर आप यहाँ पे सर टाउ साइन थीटा क्यों नहीं ऐड कर रहे हो प्लस करके सर? अरे भैया क्या बताओ, यहाँ पे मैंने कहीं टाउ दिखाया क्या? अगर मैं टाउ दिखाता तभी तो कंसीडर करूँगा, यहाँ पे टाउ है ही नहीं इस केस में, सॉइल के केस में, क्योंकि सॉइल के इस केस में क्या होता है, जितना इधर से आता है उतना साइड से आता है, बैलेंस रहता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं होता है। चल दूसरी बात है यहाँ पे, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या, टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स, तो यहाँ पे बराबर हो जाता है, इसलिए उसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट करते हैं, हटा देते हैं। चलो तो ये चीज़ छोड़ो, इसको यहाँ पे इस वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू सोम। इस पे 20 नंबर का क्वेश्चन आया है, बहुत आसान है। क्या है, सिग्मा 1 निकाल लो, सिग्मा 3 निकाल लो, पुट करो, आंसर निकालो। फिर एक आता है टाउ, टाउ वैल्यू इस प्लेन पे जो निकल के आएगी, ये वाली जो वैल्यू, ये टाउ एफ की जो बात कर रहा था, दिस इज हाउ मच, दिस टाउ एफ इज, ठीक है, दिस इज द टाउ एफ शियर स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड टाउ, इसने टाउ भी मेंशन किया, चलो कोई बात नहीं। तो दिस इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा, ये फार्मूला आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ओके क्लियर। तो ये हो जाता है इसका फार्मूला, तो दोनों मिल गया हमको। अब देखो सिग्मा एन भी मिल गया, टाउ भी मिल गया, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, या तो इसको टाउ एफ को हटा दो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको कोई ज़रूरत नहीं, एफ हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मैंने हटा दिया, जनरल बात कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहा है। चल अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ जो बीटा था इसका नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड, रिजल्टेंट तो आपके लिए लिख ही दिया, फिर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट फर्दर लिख देता हूँ, रिजल्टेंट इज अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। उसके बाद में टैन बीटा मैं लिख देता हूँ, टैन बीटा, टैन बीटा हमने क्या लिखा था, टाउ डिवाइड बाई सिग्मा।
देखो कोई चीज़ रटो मत, डायग्राम अगर आपके पिक्चर दिमाग में क्लियर रहेगी तो सारी चीज़ें कर ले जाओगे। अगर आपके दिमाग में डायग्राम क्लियर नहीं रहेगा कि सर ये कैसे सब बना रहे हैं, तब तो आप रटते रह जाओगे। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी क्या है, डायग्राम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो डायग्राम आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ मेंशन कर देता हूँ, बीटा। बीटा क्या है, बिकॉज इसका नाम एग्जाम में पूछ लेता है। तो बीटा इज़ नथिंग बट दिस इज एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, इसको बोलते हैं बीटा। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। ये इंपॉर्टेंट है। तो वो एंगल जिस पे कि आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रेस से जो काम करता है, जिससे जो भी आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस निकल के आएगा जिस पे, उसको हम लोग बोलते हैं आपका एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। चल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझा देते हैं। ये तो कहानी जनरल थी। अब फेल्योर की बात करते हैं। तो एट फेल्योर, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं दिखाने जा रहा हूँ। एट फेल्योर, फेल्योर पे सारी वैल्यू कैसे चेंज होंगी, ये तो जनरल बात की सारी बताई। अब फेल्योर पे एक सफिक्स ऐड कर देंगे, सारी कहानी वही रहेगी। तो ये आपका प्लेन बनाया मैंने, दिस इज प्लेन, दिस इज प्लेन। अगर मैं बात करूं प्लेन की, तो दिस इज सिग्मा 1 एफ एट फेल्योर, दिस इज सिग्मा 1 एट फेल्योर, दिस इज सिग्मा 3 एट फेल्योर, दिस इज कॉल्ड सिग्मा 3 एट फेल्योर। उस समय जब फेल्योर अकर हुआ तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी तक जनरल एंगल आपका था क्या, थीटा था। अब एंगल जो है आपको क्रिटिकल एंगल रखना पड़ेगा, बिकॉज आप फेल्योर आकर करेगा। क्योंकि जिस समय फेल्योर, क्रिटिकल बोल दो या फेल्योर बोल दो, दोनों बातें क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज हाउ मच, ये जो एंगल है ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनाना है मुझको, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन ही आपको ड्रा करनी है। चल इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रा कर, इसको क्रिटिकल एंगल भी बोलते हैं, थीटा सी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा सी इजकल टू थीटा एफ। ओके, थीटा और थीटा सी में डिफरेंस है, मैं बता रहा हूँ। थीटा सी, थीटा एफ, थीटा सी और थीटा एफ दोनों बराबर हैं, क्योंकि क्रिटिकल बोल दो, चाहे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ थीटा सी क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल आर फेल्योर एंगल, जिस समय फेल होगा उस समय एंगल की बात हो रही है, फेल्योर एंगल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये अलग है। और जो ये थीटा था ये जनरल एंगल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने फेल्योर प्लेन लिखा था, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब ये थीटा कैसे निकल के आएगा उसको हम बताते अभी हैं, पूरा डेराइव कर देंगे आपके लिए, क्लियर। तो कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, यहाँ तक सारी कहानी हमने कर ली, ठीक है। तो इस समय जो हम ड्रा करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू निकल के आएगी, तो ये जो प्लेन निकल के आएगा, ये प्लेन आप देखिए अच्छे से, यहाँ पे आपको आई होप कि समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सारा डायग्राम बना रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड सिग्मा एन, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये है आपकी शियर स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड टाउ एफ एफ। ये है आपका फेल्योर प्लेन पे शियर स्ट्रेंथ टाउ एफ एफ। अब इसका रिजल्ट निकल के आएगा, दिस इज कॉल्ड सिग्मा आर। और यहाँ पे जो एंगल निकल के आएगा, ये एंगल सबसे ज़्यादा होगा, इसका नाम देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी जनरल वैल्यू में लेके चल रहा था बीटा, अब ये जो एंगल निकल के आएगा इसको हम लोग डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड बीटा मैक्स, इसको नाम देते हैं बीटा मैक्स। तो ये जो एंगल निकल के आया इसको नाम देते हैं बीटा मैक्स, इसको बोलते हैं मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। उस समय जब सॉइल फेल करेगा तो उस समय हम इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ठीक है। चल अब पहले तो आप इसको यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे अब आपको लिखना अगर पड़ जाए, अगर कोई टर्म और लिखना हो, चलो दूसरी बात है यहाँ पे अब मैं tan बीटा मैक्स अगर मेरे को लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूँगा, टाउ एफ एफ और डिवाइड बाय सिग्मा नॉर्मल। तो इस समय ध्यान रखिएगा, जो टाउ एफ एफ आएगा उस समय फेल्योर की वैल्यू आएगी, तो ये टाउ एफ हो जाएगा और ये नॉर्मल हो जाएगा। तो tan बीटा मैक्स की वैल्यू आपकी निकल के
आ गई। तो ये हो गया आपकी सारी कहानी, मैंने यहाँ पे कैंसिल, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे हमने क्या कर दी, डिस्कस कर दी। अब एक काम करो, दो यहाँ पे जो बात लिखी गई थी उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, टाउ एफ। दोनों एफ का मतलब क्या है, इसका मतलब एफ का होता है एट फेल्योर, एट फेल्योर, इसका मतलब होता है एट फेल्योर, और दूसरे का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, ऑन द फेल्योर प्लेन। चलो इसको रहने दो, मेंशन तो कर चुका हूँ, तो बार बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, पहले भी बता चुका हूँ, कहीं पे मेंशन किया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दी। तो पहले आप इसको कॉपी करिए, उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। चल पहले इसको आप कॉपी करें, उसके बाद सारी चीज़ों को मैं आगे समझाता हूँ। चल आगे बढ़ें। चल अब मैं लास्ट में थ्योरी पॉइंट कुछ हैं इसके मेंशन कर देता हूँ। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। बहुत आसान है, सोम का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो अगर आपको सोम की कुछ चीज़ें पता हैं तो फिर आप आसानी से चीज़ों को यहाँ पे डील कर सकते हो, ठीक है। अब मैं लास्ट 2-3 थ्योरी पॉइंट है, उनको लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर अगले लेक्चर में मिलूँगा आपको। देखिए अभी थोड़ा सा क्या है ना, चीज़ें स्लो चल रही होंगी, आपको लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट एक बार सीख जाओगे तो फिर सारी प्रॉब्लम करके आ जाओगे। चल आगे बात करते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। थोड़ा सा आराम से चल रहे हैं अभी, बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखो चीज़ें, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना तो फिर आपको सारी चीज़ें और समझ में आएंगी। जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर ही नहीं होंगी तब आप नहीं कर पाओगे। चल क्योंकि इस पे मेंस में आया था 20 नंबर का क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मैं करा दूंगा, बट पहले क्लासेस हो जाएं, सारी चीज़ें डील कर लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है। चल तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनको मैं डील करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, द shear failure will occur, the shear failure, जो भी कहानी समझे इसको थ्योरेटिकल में लिख देता हूँ। the shear failure will occur on that plane in which resultant stress क्या आई थी, रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ओके, ये मैंने बताया था। इज मोस्ट इंक्लाइंड with the normal नॉर्मल से सबसे ज़्यादा ये इंक्लाइंड रहता है, रिजल्टेंट विद द नॉर्मल ऑफ दैट प्लेन, ठीक है। सच अ प्लेन इज कॉल्ड, a plane is called as critical plane, इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और फेल्योर प्लेन क्या बोलते हैं, फेल्योर प्लेन। चल आगे बढ़ते हैं। ए प्लेन ए बिकम्स, ए प्लेन ए मैंने डिनोट किया था, ए प्लेन ए शुरुआत में बताया था, वो एक प्लेन था। दिस इज कॉल्ड ए प्लेन बिकम्स क्रिटिकल प्लेन
critical becomes critical plane, then angle theta is called, then angle theta is called critical angle of failure. Theta is called critical angle of failure. दिस इज कॉल्ड थीटा सी. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो प्लेन ए बिकम जब क्रिटिकल हो जाएगा उस समय उसको हम लोग मानते हैं जो थीटा एंगल होगा उसको क्या बोल पाओगे, क्रिटिकल एंगल बोलोगे, क्रिटिकल फेल्योर एंगल आप बोल पाओगे, एज इसके पहले आप नहीं बोल पाओगे. तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. ओके, अच्छा आगे बात करते हैं. दूसरा पॉइंट है, इसके बारे में मेंशन कर देता हूँ. ठीक है, शियर स्ट्रेंथ टाउ इज, शियर स्ट्रेंथ टाउ. देखिए शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेंथ में अंतर होता है. क्या अंतर होता है? शियर स्ट्रेंथ उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, शियर स्ट्रेस उसके जस्ट फेल्योर की वैल्यू होती है. तो दोनों में अंतर है. तो शियर स्ट्रेंथ का मतलब वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है. स्ट्रेंथ किसी की भी बात करते हो, जैसे आपसे कहा जाए आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप अपनी मैक्सिमम वैल्यू बताओगे ना, उसकी कम वाली वैल्यू तो बताओगे नहीं. तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम कैपेसिटी, किसी भी चीज़ की हो, आपकी कैपेसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम. ओके, तो वैसे यहाँ पे भी लिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेंथ, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है. चल, इज इक्वल टू द shear strength, equal to the shear strength produced on critical plane, produced on the critical plane, ब्रैकेट में लिख सकता हूँ ए कॉमा सिग्मा आर इज, जो रिजल्टेंट हमारा निकल के आया था, सिग्मा आर इज मोस्ट इंक्लाइंड विथ नॉर्मल. सिग्मा आर इज मोस्ट इंक्लाइंड विथ नॉर्मल on that plane, hence beta max is called, beta max is called, ये important point है, beta max is called maximum angle of obliquity. इसको बोलते हैं मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी. ठीक है, इट इज आल्सो टर्म्ड एज internal angle of friction, कॉमा इसको दूसरा नाम होता है एंगल ऑफ रिपोज. तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों नाम बोल सकते हो. आर करके इसको बोल दिया मैंने, क्या इसको बोल सकते हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या इसको बोल सकते हो एंगल ऑफ रिपोज. तो मैंने जो भी बनाया था इस तरीके से, ये एंगल जो इस तरीके से निकल के आएगा, ये जो थीटा निकल के फाई निकल के आता है, फाई. एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा. तो ये जो एंगल निकल के आता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है, चल एंगल ऑफ रिपोज मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या,
एंगल ऑफ रिपोज को लिख सकते हैं क्या, दिस इज बीटा मैक्स इजकल टू, एट क्रिटिकल कंडीशन पे होगा तभी लिख पाओगे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपका क्रिटिकल फेल्योर होगा, प्लेन होगा, उस समय सबसे ज़्यादा जो इंक्लाइंड एंगल होगा तभी जाकर आप लिख पाओगे क्या, बीटा मैक्स इजकल टू 5। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और 5 को मैंने अभी बताया, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, और टाउ जो शियर स्ट्रेंथ आई, टाउ एफ एफ, इसको मैं लिख सकता हूँ एस, दिस इज आल्सो कॉल्ड शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ। एस को मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ शियर स्ट्रेंथ से। तो एट फेल्योर जो होगा, एट फेल्योर पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी भाई, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, tan बीटा मैक्स को क्या लिखा जा सकता है, उस समय आप लिख सकते हो दिस इज टाउ एफ एफ डिवाइड बाई सिग्मा एन, या इसको एस डिवाइड बाई सिग्मा एन भी लिख सकते हो। ओके, चल, तो अब देखो कहाँ यहाँ से क्या चीज़ें निकल के आए। अगर मैं इसको ये लिख दूँ tan बीटा मैक्स इजकल टू, दिस इज हाउ मच, दिस इज एस डिवाइड बाई सिग्मा एन, तो एस इजकल टू क्या निकल के आएगा, सिग्मा एन इंटू tan बीटा मैक्स। तो यही फार्मूला आपको हर जगह आता है, तो ये वहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं। अब अगले टॉपिक में, आज का तो टॉपिक मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया है, अगले टॉपिक में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप के मोहर सर्कल क्या होता है, मोहर फेल्योर इन्वलप क्या होता है, और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन प्रूव करेंगे डायग्राम से, वो कब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, सबसे ज़्यादा, बिकॉज उस इक्वेशन से पूरा आपका शियर स्ट्रेंथ टॉपिक कवर होगा, उस इक्वेशन से आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर भी कवर होगा। तो अगला जो लेक्चर होने वाला है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, उसको हम लोग डील करेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं, ठीक है। बाकी आप अच्छे से कवर करो, भले इसमें आपको टाइम ज़्यादा देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार यार अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जो नोट्स मैं बनवा रहा हूँ ये कहीं भी थ्योरी पॉइंट में मिस नहीं करता हूँ। जो भी लिखवाता हूँ, जो मुझे लगता है यार ये चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, वो मैं कंप्लीट यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ताकि आप कभी दोबारा कभी लाइफ में पढ़ो तो वो चीज़ याद भी आपको आ जाए, ठीक है। बाकी आप जो चल रहा है इसको आप जो भी सॉइल पढ़ा दिया जाएगा ये आपका समझ लीजिएगा, जो ऑनलाइन में हो जाएगा ये ऑफलाइन में दोबारा अब नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। कोई मतलब नहीं अपना भी टाइम आप बर्बाद करोगे, बिकॉज एक बार ऑनलाइन में बर्बाद, मतलब एक बार ऑनलाइन में पढ़ ही रहे हो, इतना टाइम तो है नहीं। आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से मतलब है कि दोबारा पढ़ने से मतलब है। अगर हाँ ये चीज़ हो कि आप समझा नहीं पाते, सर आप कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, सर आप कुछ लिखा ही नहीं रहे हैं, ऐसा होता तो मैं मतलब अपनी क्लास को स्टॉप कर देता पहले ही। अगर आपकी कोई बात ऐसी आई होती कि सर आपको सॉइल पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, समझा ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैं क्लास को पहले ही एंड कर देता। क्लासेस चल रही थी, आपका रिस्पांस ठीक ठाक था, तभी मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। बाकी मेरे तरफ से आपको कंटेंट ढूंढ के देख लीजिएगा, यूट्यूब पे कहीं पे भी जा करके देख लीजिएगा। इतना स्मूथली, इतना टाइम दे के इतने क्वेश्चन बहुत कम लोग ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें कोई डिस्कस नहीं करता, मेहनत लगती है इसमें, ठीक है, इसमें टाइम देना पड़ता है, ठीक है। लोग कम लेक्चर में 40-50 में ख़त्म करके निकल लेते हैं, क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं करते हैं, बट मेरे अंदर वो है नहीं, मैं एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा, बिकॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, इसलिए मैं वहाँ पे धोखाधड़ी नहीं करता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट के साथ धोखा कर ही नहीं पाता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।